हेलो सर, में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था विवर्तन, व्यतिकरण और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो आपको याद हो, हमने चैप्टर 8 में तरंगे पढ़ी थी, विद्युत चुंबक की तरंगे, है ना। तो अगर आपको याद हो तो तरंगे क्या होती हैं? जब वैद्युत क्षेत्र के कंपन और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन क्या करते हैं, तो उनके लंबवत दिशा में क्या होती है, एक तरंग संचरित होती है ना। ऐसे कुछ इस प्रकार। अगर हम इसको ऐसे समझें, ये हमारे कौन से हैं, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र के कंपन है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है। ठीक, कुछ ये कंपन कुछ यूं हो रहे हैं, ये वाले कंपन ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ठीक, और अगर इस z की हम लोग बात करें तो z अक्ष हमारी यहाँ पर है, ये कंपन ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो इसको मैं सामने तो दिखा नहीं सकता, यहाँ हवा में तो लाइन कटेगी नहीं है, तो ये ऐसे कंपन हो रहे हैं, ये कंपन ऐसे ऐसे हो रहे हैं और ये कंपन ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों कंपनों की दिशा के लंबवत यहाँ कहीं क्या होती है, हमारी तरंग संचरित होती है ना। तरंग हमारी क्या होती है, संचरित होती है कुछ यूं। यहाँ मैंने कंपन दिखा रहा हूँ, ये हमारे जो कंपन है ये वैद्युत क्षेत्र के कंपन हो गए। इसमें ये हो गया वैद्युत क्षेत्र के कंपन, वैद्युत क्षेत्र के कंपन, ये वैद्युत क्षेत्र के कंपन हो जाएंगे। इस वाले में बना देते हैं वैद्युत क्षेत्र के कंपन, वैद्युत क्षेत्र के ये कंपन हो गए कुछ इस प्रकार ऐसे। तो वैद्युत क्षेत्र के कंपन और चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों के तल के लंबवत एक तरंग संचरित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ के आए थे, है ना। तो इसी के आगे समय यहाँ पढ़ना है ध्रुवण। तो ध्रुवण में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम बात करें तो कोई भी जो वस्तु होती है वो हमें दिखाई देती है वैद्युत क्षेत्र के कंपनों के कारण। कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का दिखना वो डिपेंड करता है वैद्युत क्षेत्र के कंपनों पर, और चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों का हमारी आंखों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी वस्तु का दिखाई देना ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वैद्युत क्षेत्र के कंपनों के ऊपर। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का हमारी आंख के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के कंपनों की वजह से देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यहां पर आगे हम डिस्कस करेंगे साधारण प्रकाश। कौन सा प्रकाश, साधारण प्रकाश। साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश, या इसी को बोलेंगे हम लोग आध्रुवित प्रकाश। आध्रुवित प्रकाश, आध्रुवित प्रकाश। ये कौन सा प्रकाश होता है? ये अगर हम ये साधारण प्रकाश की बात करें तो हमारे जो फोन की जो टॉर्च है, जो लाइट है, वो जो प्रकाश होता है वो भी हमारा साधारण प्रकाश या आध्रुवित प्रकाश होता है। जिस कमरे में हम बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें जो बल्ब लगा है वो भी हमारा आध्रुवित प्रकाश होता है। सूर्य से जो लाइट आती है वो भी हमारी आध्रुवित प्रकाश होती है। ठीक, तो आध्रुवित प्रकाश होता क्या है, कैसे पहचानते हैं इसको? आध्रुवित जो प्रकाश होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वो सभी संभव दिशाओं में होते हैं। कहाँ होते हैं? सभी संभव दिशाओं में होते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, साधारण प्रकाश या आध्रुवित प्रकाश। अगर आप कंपन देखना चाहते हो तो कोई भी जलता हुआ बल्ब आप देख सकते हो,
आपको जलता हुआ बल्ब देखना है और आधी आंख को बंद करके देखना है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको उसके जितने भी कंपन हैं, पूरी सभी जितनी भी संभव दिशाएं हैं, सभी तरफ आपको फैलते हुए दिखेंगे। अगर बल्ब नहीं है तो आप अपने फ़ोन की टॉर्च जलाएं और उसके बाद अपनी आधी आंख को बंद करके देखेंगे तो जो पैदो क्षेत्र के कंपन होंगे वो सभी तरफ जो कंपन उसके फैल रहे हैं ना, जिस तरफ भी रेज निकल रही हैं वो जो जितनी तरफ भी फैल रही हैं, चारों तरफ जो फैल रही हैं वो हमारे कौन से कंपन है? वैद्युत क्षेत्र के कंपन है। ठीक इसी कारण हमें वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। तो साधारण प्रकाश से आध्रुवित प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र के कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साधारण प्रकाश या फिर आध्रुवित प्रकाश। ठीक, कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया है। और इस प्रकाश को, साधारण जो प्रकाश होता है, इसको हम जब भी प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर तो कुछ यूं प्रदर्शित करेंगे। देखिए ऐसे प्रदर्शित करेंगे, कुछ ऐसे हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे। ये मैं जो बना रहा हूँ ये इसके कंपन है। ये क्या है? इसके कंपन है, इसके कंपन है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो आपको जगह खाली दिख रही है, यहाँ पर भी कंपन हो रहे होंगे, यहाँ पर भी कंपन हो रहे होंगे। ये चारों तरफ कंपन हो रहे होंगे, चारों तरफ जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं सभी में क्या हो रहे होंगे? वैद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे होंगे। हमें क्या करना है? इस ध्रुवण को पढ़ने के लिए इस साधारण प्रकाश से ही खेलना है। ठीक, इसी से हमें खेलना है। ठीक, तो कहीं पर भी अगर मैं ऐसा बनाऊं तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सा प्रकाश है, हमारा साधारण प्रकाश है या इसी को हम क्या बोलेंगे? आध्रुवित प्रकाश। हमारे फोन की टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट, सूर्य का प्रकाश, इन सभी से क्या निकलता है? हमारा साधारण प्रकाश। तो साधारण प्रकाश से आध्रुवित प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र के कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं, सभी संभव दिशाओं में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उससे साधारण प्रकाश या इसी को बोला जाता है या आध्रुवित प्रकाश कहते हैं, या आध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इसमें ये जो मैंने इसको चारों तरफ ऐसे दिखाया है, ये क्या है? इसके कंपन है। इसका मतलब है कि इसमें ये जो प्रकाश में क्या हो रहा है? हमारा सभी तरफ फैल रहा है, ये सभी तरफ क्या है? इसके कंपन हो रहे हैं। ठीक, तो इसी को हमें लेके चलना है और इसी से हमें खेलना है इस चैप्टर में। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें और पढ़ते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। आगे इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण या समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवण क्या होता है? इसमें हमारे एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल होते हैं प्रकृति में। कौन कौन से होते हैं क्रिस्टल? एक क्रिस्टल होता है कैल्साइट, और एक क्रिस्टल होता है टूरमेलिन। एक कैल्साइट और दूसरे का नाम होता है टूरमेलिन। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक हमने क्रिस्टल ले लिया टूरमेलिन का, ये हमारे पास क्रिस्टल है टूरमेलिन, कैल्साइट भी हो सकता है कुछ ऐसे। और ये क्या है? इसकी प्रकाशिक, ये क्या है? इसकी प्रकाशिक अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अक्ष। ये टूरमेलिन या कैल्साइट का एक क्रिस्टल है और इसमें ये जो रेखा आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अक्ष। जब हम इसके ऊपर साधारण प्रकाश को आपतित कराते हैं, साधारण प्रकाश ऐसे होगा ना ये प्रदर्शित, साधारण प्रकाश ये है, देखिए ये है साधारण प्रकाश,
इसके ऊपर हमने क्या करा दिया, आपतित करा दिया साधारण प्रकाश। तो जैसे ही ये साधारण प्रकाश इस क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो ये क्रिस्टल करता क्या है, केवल दूसरी तरफ इस प्रकाश के केवल उसी कंपन को जाने देता है जो कंपन इसकी प्रकाशिक अक्ष के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, और बाकी सभी कंपनों को क्या कर देता है, ये वहीं रोक देता है। और ये हमें समझना पड़ेगा, ये जो साधारण प्रकाश है इसमें कम से कम एक कंपन तो ऐसा जरूर होगा जो उसकी प्रकाशिक अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि साधारण प्रकाश कहते ही उसको हैं जिसमें क्या हो, कंपन सभी संभव दिशाओं में हो। और जब सभी संभव दिशाओं में है तो एक कम से कम कंपन ऐसा जरूर होगा जो उसकी प्रकाशिक अक्ष के समांतर होगा, और उसी को क्या करेगा, ये इस तरफ जाने देगा, और बाकी जितने भी टेढ़े मेढ़े होंगे इसकी प्रकाशिक अक्ष के समांतर नहीं होंगे उन सभी को ये रोक देगा, है ना। आप कुछ उसको ऐसे समझें, जैसे ये देखो, ये मान लेते हैं ये वाला जो कंपन है इसके समांतर है, और ये ऐसे ढेर सारे कंपन होंगे, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा क्रिस्टल है, ये ऐसे आ रहा है, देखिए। तो ये वाला जो क्रिस्टल है ये तो इसकी अक्ष के समांतर है, तो इसने इसको जाने दिया बड़ी आसानी से, लेकिन ये समांतर नहीं था, ये क्या करेगा, इसको वहीं रोक देगा, ठीक। अब जो इस तरफ प्रकाश निकलेगा उसमें केवल ऐसे कंपन होंगे, देखिए, क्यों होंगे ऐसे कंपन, क्योंकि इसके समांतर, इसकी अक्ष के समांतर जो कंपन होंगे केवल वही इस तरफ जाएंगे, और बाकी सबको ये यहीं पर रोक लेगा। देखिए कुछ ऐसा निकल के आएगा, ये इधर इस तरफ प्रकाश ऐसा ही आएगा ना, ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, कुछ ऐसा प्रकाश, ठीक। अच्छा, ये वाला प्रकाश कौन सा था, ये वाला प्रकाश को हम लोग बोलते हैं साधारण प्रकाश। कौन सा प्रकाश, साधारण प्रकाश, या इसी को बोला जाता है आधुर्वित प्रकाश। क्या बोलते हैं इसको, आधुर्वित प्रकाश, या तो साधारण प्रकाश बोलते हैं इसको, या आधुर्वित प्रकाश बोलते हैं। और यहाँ पर इससे गुजरने के बाद में ये जो प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है, इस प्रकाश को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश। और ये एक ही समतल में कंपन है ना, तो इसको बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। और इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। तो ये जो कैल्साइट या टूरमैलिन का जो क्रिस्टल है केवल उसी कंपन को उस तरफ जाने देगा जो कंपन इसकी प्रकाशिक अक्ष के क्या होंगे, समांतर होंगे, बाकी सभी कंपनों को ये वहीं रोक देगा, आगे नहीं जाने देगा। इस प्रकार जो हमें प्राप्त होता है प्रकाश, उसे हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश, और इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। जब कैल्साइट या टूरमैलिन के क्रिस्टल पर साधारण प्रकाश आपतित कराया जाता है, तब यह क्रिस्टल केवल अपनी प्रकाशिक अक्ष के समांतर ही कंपनों को दूसरी तरफ जाने देते हैं और बाकी सभी क्रिस्टलों को वहीं रोक देते हैं। तब इस प्रकार जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश, और इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, पहले इतना लिख लेते हैं फिर हम लोग इसमें आगे मूव करेंगे। हम लोग इसमें लिख लेंगे, जब कैल्साइट या टूरमैलिन क्रिस्टल पर साधारण प्रकाश आपतित कराया जाता है तब क्रिस्टल केवल अपनी प्रकाशिक अक्ष के समांतर कंपनों को जाने देता है और शेष सभी कंपनों को रोक देता है। इस प्रकार जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक। आप लोग इसी के आगे से ये कुछ नोटेशन नोट करेंगे जिसमें हम लोग ये समझेंगे। सबसे पहला नोटेशन, अगर कहीं पर भी मैंने ऐसा कुछ बनाया है, ये देखिए ऐसा अगर मैंने कुछ बनाया है ये, तो पहले आपको ये बताना है कि ये साधारण प्रकाश है कि ध्रुवीय प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है ये,
आप देख सकते हो इसमें जितने भी कंपन हैं केवल एक ही दिशा के कंपन हैं, है ना, एक समान कंपन है। तो ये कैसा प्रकाश हो गया हमारा? ध्रुवीय प्रकाश। कैसा है? ये हमारा ध्रुवीय प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? ध्रुवीय प्रकाश। लेकिन इसमें जो कंपन हो रहे हैं ना, ये हमारे ऐसे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ये हमारे कंपन हो रहे हैं। अगर ये जो कंपन हमारे हो रहे हैं, ये हमारे इसी तल में कंपन हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहे हैं? तल के समांतर। कैसे हैं ये वाले कंपन हमारे कैसे हैं? तल के समांतर। कैसे हैं ये? तल के समांतर हो जाएंगे। नंबर 2 की अगर हम बात करें, अगर कहीं ऐसे कंपन है इस टाइप से, ऐसे, तो ये भी हमारा ध्रुवीय ही प्रकाश है। ये प्रकाश भी हमारा कैसा होगा? ध्रुवीय प्रकाश। कैसा प्रकाश होगा? ये ध्रुवीय प्रकाश। लेकिन इस प्रकाश में और इस प्रकाश में अंतर क्या है? इस प्रकाश में और इस प्रकाश में अंतर ये है, ये वाला जो है हमारे ऐसे ऐसे कंपन हो रहे हैं और ये वाले जो है हमारे ये ऐसे ऐसे कंपन हो रहे हैं। ठीक है, तल के लंबत। ये वाला हमारा क्या है? तल के, ये क्या है? तल के लंबत। तल के लंबत है ये। ठीक, ये हमारे तल के लंबत कंपन है और ये क्या है? तल के समांतर है। तीसरा नोटेशन ये, अगर कहीं पर ऐसे लिखा गया है, देखिए इसमें 2 प्रकार के कंपन हैं। एक हमारे ये समांतर भी है कंपन और ये कुछ कंपन लंबत है। समांतर भी है और कुछ लंबत है। समांतर लंबत दोनों है। अगर ऐसा कहीं कुछ लिखा गया है तो आपको समझ जाना है ये प्रकाश ना तो पूरी तरीके से ध्रुवित है और ना ही पूरी तरीके से अध्रुवित है। तो ये जो प्रकाश होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे आंशिक ध्रुवित प्रकाश। कैसा? आंशिक ध्रुवित। आंशिक ध्रुवित, इसको क्या बोलेंगे? आंशिक ध्रुवित। आंशिक ध्रुवित प्रकाश। ये हमारा कौन सा प्रकाश है? ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। ठीक, चौथा पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं। ये तो सबको ही पता होगा, अभी भी हम पढ़े थे। अगर कहीं पर ये कुछ ऐसा लिखा गया है, ऐसे कहीं नोटेशन दिया गया है ये ऐसे, तो ये कौन सा प्रकाश होगा हमारा? ये हमारा जो है ये साधारण प्रकाश है। ये कौन सा है? साधारण प्रकाश है। तो प्रकाश कहाँ पर अगर ऐसे बना है तो ये ध्रुवीय प्रकाश है, बट ये भी ध्रुवीय प्रकाश है। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो तल, ये जो कंपन हो रही है हमारे इस तल में कंपन हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे कैसे हो रहे हैं? तो अगर ये ऐसे ऐसे कंपन हो रहे होंगे ना तो आपको ये दिखेगा पीछे से, तो इसलिए मैंने यहाँ डॉट से प्रदर्शित किया है। तो ठीक है, ये ऐसे ऐसे कंपन हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी हमारा ध्रुवीय प्रकाश है, बट ये तल के लंबत है और ये तल के समांतर है। और अगर यहाँ 2 प्रकार के कंपन है, ये वाला देखो लंबत है तल के और ये वाले समांतर हैं, तो 2 प्रकार के कंपन है, इसको हम क्या बोलेंगे? आंशिक ध्रुवित प्रकाश। और ये वाला कौन सा प्रकाश है? ये वाला हमारा साधारण प्रकाश है। ये वाला कैसा है? ये हमारा साधारण प्रकाश हो जाएगा। साधारण प्रकाश। ठीक, ये साधारण प्रकाश है। और आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। अब हमें इसमें पढ़ना है ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां, कि ध्रुवित प्रकाश हम किन किन विधियों के माध्यम से उत्पन्न कर सकते हैं। और सबसे पहली हमें विधि इसमें डिस्कस करनी है, सबसे पहली विधि इसमें डिस्कस करनी है अपवर्तन द्वारा। अपवर्तन द्वारा। ठीक है, अपवर्तन द्वारा। पहला मेथड हमारा ये है अपवर्तन द्वारा। और ये बात हम भी जानते हैं कि अपवर्तन जब भी होता है जब हमारे पास एक पारदर्शी पृष्ठ हो। कैसा पृष्ठ हो? पारदर्शी पृष्ठ हो। तो समझते हैं इसको। ये अपने पास एक पारदर्शी पृष्ठ है, मैंने बना दिया यहाँ पर एक पारदर्शी पृष्ठ। ठीक, और मान लेते हैं इस पारदर्शी पृष्ठ में अंदर कुछ भरा हुआ है। ये अपना आ गया पारदर्शी पृष्ठ। ठीक है, ये पारदर्शी पृष्ठ आ गया। और मान लेते हैं इसके अंदर कुछ फिल है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम इसमें हो सकता है, पानी, मिट्टी का तेल, एनीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस कंटेनर। और मैंने इसमें पानी मान लिया है। ठीक है, और यहां से ये हमारा क्या आ रहा है? ध्रुवित प्रकाश, सॉरी अध्रुवित प्रकाश, साधारण प्रकाश हमने यहां पर आपतित करा दिया। और यहां पर क्या होगा? अध्रुवित प्रकाश को हम क्या कर देते हैं? पहले डिनोट कर देते हैं। ऐसे होता है ये डिनोट। ये हमारा कौन सा प्रकाश होगा? यहां पर साधारण प्रकाश। ये साधारण प्रकाश बना दिया यहां।
ठीक, ये साधारण प्रकाश की कोई किरण जो है यहां कहीं पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, यहां पर आपतित हो गई है। तो होगा क्या, इस किरण का परावर्तन भी होगा और अपवर्तन भी होगा। ना तो पूरी तरीके से इस किरण का परावर्तन होता है और ना ही पूर्ण रूप से इसका अपवर्तन होता है। यहाँ दोनों घटनाएं होती हैं, परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। ठीक है, तो परावर्तन भी होगा, यहाँ पर अपवर्तन भी होगा। तो मान लेते हैं ये परावर्तन के पश्चात क्या हुई, ये प्रकाश की किरण जो है टकरा के यहाँ कहीं पर ये चली गई ऐसे, ये चली गई ऐसे यहाँ पर। ठीक है, ये किरण ऐसे आ रही है और यहाँ टकराने के बाद में ये कहाँ पहुँच गई, इधर। ठीक, यहाँ कहीं ये प्रकाश की किरण पहुँच गई है और इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये हल्की सी क्या हुई, मुड़ गई ऐसे इधर को, ये ऐसे मुड़ गई इधर। तो हो गया ना, इसका परावर्तन भी हो गया और अपवर्तन भी हो गया। लेकिन होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक अभिलंब खींच दूं, यहाँ क्या खींच दूं, एक अभिलंब खींच लूं यहाँ पर ऐसे, ये हमने एक अभिलंब खींच दिया, ये आ गया अपना एक अभिलंब एक विशेष आपतन कोण के लिए। विशेष मतलब एक खास आपतन कोण, मतलब एक ऐसा कोण जिस केवल उसी कोण पर कोई घटना घटित हो रही हो, एक ऐसा स्पेशल कोण होगा। और इस स्पेशल कोण पर क्या होगा, ये वाली हमारी किरण कौन सी है, इसका परावर्तन हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। तो होता क्या है, जो हमारी परावर्तित किरण है ये पूर्ण रूप से क्या होती है बेटा, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है। पूर्ण रूप से ध्रुवित, ये क्या हो गई, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो गई। ठीक, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो गई। और ये वाली जो किरण उड़ती है ये हमारी आंशिक रूप से ध्रुवित होती है। आंशिक रूप का मतलब आप समझ गए, ये जो मैं बना रहा हूं ये किसका प्रतीक है, ये आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश का प्रतीक है। ठीक है, और ये दोनों घटनाएं, मतलब परावर्तित किरण का पूर्ण रूप से, ये हमारी कैसी हुई है, पूर्ण रूप से ध्रुवित। कैसी हुई है, पूर्ण रूप से ध्रुवित। किससे हुई है, पूर्ण रूप से ध्रुवित। ये पूर्ण रूप से ध्रुवित हो गई। ठीक, पूर्ण रूप से ध्रुवित। और ये वाली जो किरण है ये हमारी आंशिक रूप से ध्रुवित होती है। कैसे ध्रुवित होती है, ये होती है हमारी आंशिक रूप से ध्रुवित। ये, या इसको सिंपली लिख सकते हैं आंशिक ध्रुवित। ये हमारी क्या होती है, आंशिक ध्रुवित होती है। और ये दोनों घटनाएं, मतलब परावर्तित किरण का पूर्ण रूप से ध्रुवित होना और अपवर्तित किरण का आंशिक रूप से ध्रुवित होना, जिस आपतन कोण पर ये घटनाएं दोनों होती हैं उस आपतन कोण को बोला जाता है ध्रुवण कोण। उस आपतन कोण को क्या बोला जाता है, ध्रुवण कोण। और इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो हम, वैसे तो आपतन कोण हमारा आई होता है, आपतन कोण क्या होता है हमारा, आई होता है, लेकिन इस आई को हम बदल देते हैं किसमें, आई पी में, मतलब ध्रुवण कोण में। और ये याद रखना, अगर इस ध्रुवण कोण से हमने जरा सा भी कोण को बढ़ा दिया या घटा दिया तो ये वाली जो परावर्तित किरण है जो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो रही थी, ये फिर पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं होगी। इसमें एक दो कंपन हो सकता है, ये वाले भी आ जाए। मतलब इस किरण में क्या होगा, जो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो रही थी फिर ये पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं हो पाएगी। ये केवल एक ही कोण ऐसा होगा, एक ही आपतन कोण ऐसा होगा, इसलिए हमने बोला था वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है और अपवर्तित किरण अपूर्ण रूप से ध्रुवित होती है, उस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण। क्या बोलते हैं उसको, ध्रुवण कोण। और अगर हमने इस कोण को जरा सा भी हिला दिया, बढ़ा दिया या घटा दिया तो इस किरण में हमारा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये किरण जो हमारी परावर्तित किरण थी ये पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं होगी। ठीक है, और इस घटना के बारे में सबसे पहले बताया था एक बूस्टर नाम के साइंटिस्ट ने। क्या बताया था वो समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लिखने के बाद इनका नियम हम लोग नोट कर लेंगे। किसका नियम, ब्रूस्टर का नियम। किसका नियम, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर ने देखिए क्या बताया था, ब्रूस्टर ने यह बताया था जिस आपतन कोण पर,
जिस आपतन कोण पर परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है और अपवर्तित किरण अपूर्ण रूप से ध्रुवित होती है, उस समय ये जो परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। ये बात किसने बताई थी, ब्रूस्टर ने बताई थी। किसने बताई थी ये बात, ये बात बताई थी ब्रूस्टर ने। क्या बताया था, जिस समय जिस आपतन कोण पर परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है और अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, उस समय ये जो दोनों किरणें होती हैं एक दूसरे पर लंब होती हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो ब्रूस्टर का नियम हम लोग इसमें लिख लेते हैं। ब्रूस्टर का नियम क्या था, ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम। ठीक, तो ब्रूस्टर का नियम लिखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर ये आईपी है, अगर ये आईपी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आईपी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आईपी, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही तो नियम ये नियम होता है ना परावर्तन का, कि आपतन कोण बराबर किसके, परावर्तन कोण के। तो दोनों बराबर होंगे, अगर ये आईपी तो ये भी आईपी। तो आई मैंने क्यों लिखा, आई इसलिए लिखा कि जो आपतन कोण है ये हमारा ध्रुवण कोण बन जाता है जब ये घटना इस मतलब जब ये घटना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस विशेष आपतन कोण को क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण। अगर पेपर में ध्रुवण कोण की परिभाषा आती है तो क्या लिखेंगे, वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है और अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, उस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण। आईपी से इसको प्रदर्शित करते हैं और यही हमारा ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर ने क्या बताया था कि परावर्तित किरण जो कि पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है और अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, तब भी एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो, अगर मैं इधर के एंगल की बात करूं तो ये वाली अपनी किरण कौन सी, अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तो ये क्या हो जाएगा अपना आर, इसको आर से लिखते हैं ना, आर, ये क्या हो जाएगा आर। यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ थोड़ा सा देखिए डायग्राम जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। ये अपना अभिलंब हो गया और ये वाला एंगल कितना हो गया अपना, ये देखो अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो बीच का कोण कितना है, आर। तो अगर इसमें आर की बात करूं तो पूरा ये एंगल कितना है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरा आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये कितना है, 180। कितना है ये, 180। अब 180 में से अगर मैं क्या घटा दूं, आईपी घटा दूं, और 180 में से क्या घटा दूं मैं, 90 घटा दूं, तब हमें ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो बराबर क्या मिल जाएगा, हमें आर मिल जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 90 घटेगा, 90 माइनस आईपी। तो कुल मिला के ये वाला जो एंगल होगा हमारा 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये आईपी हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम हम लोग लिख रहे हैं। ब्रूस्टर का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम ये हो गया, स्नेल का नियम लगा देते हैं हम लोग इसमें। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू एन। ये लगा देंगे ना, तो साइन आई की अगर मैं बात करूं तो साइन आई कितना है अपना, आई पी है, लगा दिया यहां पर आई पी। और साइन आर कितना है, साइन आर, आर की वैल्यू हम ये लगा देंगे 90 माइनस आई पी, कितनी लग जाएगी, साइन 90 माइनस के आई पी, 90 माइनस आई पी हो जाएगा, ये लगा दिया यहाँ पर, और इक्वल टू एन, इक्वल टू एन। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना साइन आई पी बटे में कॉस, ये साइन 90 माइनस आई पी क्या हो जाएगा, कॉस आई पी, क्योंकि 90 माइनस जो थीटा होता है वो चेंज होकर कॉस थीटा हो जाता है, इक्वल टू एन। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन आई पी, कितना हो जाएगा ये, टेन आई पी इक्वल टू एन। तो एन बराबर हमारा ये आ जाएगा 10 आई पी। तो ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला निकल के ध्रुवण कोण और अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, और आगे हमसे एग्जाम में वो ये मांगता है कि सिद्ध कीजिए कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। इनको भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। कैसे करेंगे सिद्ध, एक बात बताइए, आर बराबर क्या है, आर बराबर है 90 माइनस आई पी, कितना है 90 माइनस आई पी। तो आई पी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर प्लस आई पी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया और ये अपने आप ये सिद्ध कर देगा कि ये जो हमारा अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे पे क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको समझाएंगे,
फिर ये हेडिंग पड़ेगा ब्रूस्टर का नियम, फिर आप इसको ये नोट करेंगे। ठीक, तो पहले हम इसमें क्या लिखेंगे मैं आपको एक बार बता दूं, फिर मैं लिख दूंगा यहां पर क्या लिखेंगे इसमें, वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है और अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, उस आपतन कोण को क्या बोला जाता है, ध्रुवण कोण। ठीक, और ब्रूस्टर ने क्या बताया था, ब्रूस्टर के अनुसार ब्रूस्टर ने यह बताया कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण जिस आपतन कोण पर परावर्तित किरण जिस आपतन कोण पर परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है और अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, उस कोण को, मतलब ये दोनों किरणें जो होती हैं एक दूसरे पर क्या होती हैं, उस समय लंब होती हैं। और इन्होंने ब्रूस्टर ने क्या किया था, इसको साबित भी किया था, सिद्ध करके भी दिखाया था। तो इतना लिख लेते हैं, किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना, मैं यहाँ फिलहाल इसके बारे में लिख रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इसमें नोट कर लेंगे, जो हमने आपको बताया था, जो समझाया था वही इसमें लिखा है। वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है और अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, उस आपतन कोण को ध्रुवण कोण आईपी कहते हैं। जबकि ब्रूस्टर ने यह बताया कि यह घटना जब होती है तब परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। पहले आप ये पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको नोट करेंगे, फिर ये हमारा आ जाएगा ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्नेल के नियम का सहारा लेंगे, जो कि होता है साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू एन। तो साइन का साइन, आई के स्थान पर मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर आई पी, और आर की जगह पर क्या लगा दूंगा 90 माइनस आई पी। तो साइन आई पी कॉस 90 माइनस आई पी, 90 में जब भी हम तोड़ते हैं तो कन्वर्ट होकर कॉस आ जाता है, कॉस आई पी, और तो साइन आई पी कॉस आई पी क्या हो जाएगा, tan आई पी इक्वल टू एन। तो n बराबर आ जाएगा tan आई पी। और इसको अगर हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि ये दोनों किरणें हमारी 90 डिग्री पर हैं, तो हमें क्या करना है, हमने ये r बराबर क्या है 90 माइनस आई पी, तो आई पी को इधर लेके आएंगे, r प्लस आई पी इक्वल टू 90, जिससे ये सिद्ध हो गया कि दोनों किरणें हमारी कैसी होती हैं, एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रूस्टर के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो करते हैं पहला सवाल। इसमें लिखा है किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इसमें माध्यम का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण आई पी की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ कितनी है 60 डिग्री। माध्यम का अपवर्तनांक एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें ब्रूस्टर का नियम लगा देंगे हम लोग, क्या एन बराबर क्या होता है tan आई पी, tan आई पी। तो क्या निकल के आ जाएगा, ये tan आई पी की वैल्यू हो जाएगी 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, या तो हम यही छोड़ सकते हैं उसके, या √3 का मान लगा सकते हो 1.732। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट पर, जिसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है कितना 1.732, पर किस कोण पर आपतित हो कि परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। आप इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है किस कोण पर आपतित हो कि परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो। यहां पर खुद उसने दे रखा है कि परावर्तित जो किरण है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो रही है। तो जब परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है, उस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण। तो कुल मिला के हमें यहाँ क्या बताना है, आईपी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, आईपी की वैल्यू। तो ब्रूस्टर का यह नियम लगा लेते हैं, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के नियम से। आप यहाँ पर भी लिख लेना, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के नियम से। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, n बराबर tan आई पी, n बराबर tan आई पी, n की वैल्यू कितनी है 1.732 इक्वल टू tan आई पी, और ये 1.732 इसको लिख सकते हैं हम √3 इक्वल टू tan आई पी, और ये tan में √3 जो वैल्यू होती है ये tan 60 की वैल्यू होती है इक्वल टू tan आई पी। तो tan से tan कैंसिल, ये आई पी बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन इस ब्रूस्टर के नियम पर बनेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। तीसरा क्वेश्चन है,
इसमें लिखा है एक पारदर्शी माध्यम में ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्या निकालना है इसमें और क्या दिया है, ध्रुवण कोण आईपी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, आईपी की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है एन की वैल्यू, और अपवर्तन कोण आर का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आर का मान तो हम चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होता है आर बराबर हमने पढ़ा था 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी पढ़े थे। तो आईपी की वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं हम लोग कितना 60, तो कितनी आ जाएगी ये 30। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। और हमें क्या बताना है एन का मान, एन के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे ब्रूस्टर के नियम लगा देंगे, ब्रूस्टर के नियम से क्या होता है एन बराबर 10 आईपी, एन बराबर 10 आईपी। तो एन की वैल्यू निकालनी है 10, आईपी कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा √3। तो एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3, इसी को लिख सकते हैं हम लोग एन बराबर 1.732। तो ये हमारे दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें लिखा है 1.54 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट पर प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित है कि परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है, तब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, इसमें हमें आपतन कोण पर अपवर्तन कोण और क्रांतिक कोण के मान ज्ञात करने हैं। 1.54 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट पर प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित होती है कि परावर्तित किरण पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होती है। यहाँ बेटा हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये लिखा है परावर्तित किरण जो है वो पूर्ण रूप से क्या होती है समतल ध्रुवित। तो हमसे यह पूछा है आपतन कोण, और जब प्रकाश की किरण परावर्तित किरण जब हमारी पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित है तो उस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं ध्रुवण कोण। मतलब आपतन कोण का मतलब है यहाँ से हमसे इनडायरेक्टली ध्रुवण कोण ही पूछा जा रहा है। ये कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है ये कि परावर्तित किरण क्या होती है पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है। अब परावर्तित किरण केवल एक ही ऐसा आपतन कोण होता है जिस पर पूर्ण रूप से ध्रुवित होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं ध्रुवण कोण। ऐसा ही है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं ध्रुवण कोण। तो कुल मिला के हमें क्या बताना है, इस आपतन कोण का मतलब है ध्रुवण कोण। तो पहले पार्ट में हमें एन का मान हमें दे रखा है कितना, एन का मान यहाँ पर हमें दिया है 1.54, और पहले पार्ट में हम लोग क्या निकालेंगे आईपी की ही वैल्यू निकालेंगे, आईपी की वैल्यू। तो लगा देते हैं इसमें किसके नियम से, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर का नियम लगा देते हैं इसमें, ब्रूस्टर के नियम से क्या हो जाएगा नियम ये, n बराबर 10 आईपी, n बराबर 10 आईपी। तो ये 1.54 इक्वल टू 10 आईपी आ जाएगा ये। तो 1.54 की वैल्यू कितनी है, 1.54 की वैल्यू है 10, ये हमें दे रखा है इसके अंदर 10 57 डिग्री, और ये 10 आईपी। तो यहाँ आ जाएगा आईपी बराबर 57 डिग्री, कितना आ जाएगा ये 57 डिग्री आ जाएगा 10 आईपी बराबर। और नंबर दो हमें इसमें ज्ञात करना है अपवर्तन कोण। अपवर्तन क्या होता है, आर बराबर 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी। तो 90 में से क्या करेंगे, इस आईपी को माइनस कर लेंगे 57 हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो ये कितना बचेगा 33 डिग्री, कितना आ जाएगा ये 33 डिग्री, आर का मान आ गया 33। और नंबर तीन में हमें बताना है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है एन बराबर 1/sin IC, चैप्टर 9 में पढ़े थे हम लोग। तो sin IC बराबर क्या आ जाएगा ये 1/n। तो n की वैल्यू कितनी है 1.54। इसको जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.64, और 0.64 की हमें वैल्यू दे रखी है sin IC इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 40.5 डिग्री। तो काट देंगे इसको, तो IC बराबर कितना आ जाएगा ये 40.5 डिग्री, और ये हो जाएंगे हमारे तीनों आंसर। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। 5वां सवाल है, इसमें लिखा है 36 से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो जिससे कि शांत जल, इसका अपवर्तनांक हमें दिया है, के तल से परावर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो। मतलब परावर्तित जो प्रकाश है वो क्या हो रहा है हमारा ध्रुवित हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो सूर्य होगा
वो किस कोण पर होगा, और किससे बतानी है उसकी डायरेक्शन, क्षैतिज से। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पर हमारा क्या भरा था, इसके अंदर पानी भरा था, शांत जल, जिसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है कितना, 1.327। ये इसमें पानी भरा है अपना, ये ठीक है, ये पानी मान लेते हैं, तो पानी भरा है। और यहाँ कहीं पर क्या है अपना, सूर्य है, यहाँ कहीं पर क्या है, सूर्य है। और इस सूर्य से लाइट पड़ रही है हमारी, ऐसे लाइट पड़ी इसके ऊपर। और सूर्य कैसा प्रकाश होगा, ये समतल ध्रुव, ये साधारण प्रकाश होगा ना, तो इसको ऐसे दिखा दिया मैंने। और यहाँ कहीं ये पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, और ये क्या हो गया इसका अभिलंब, ये इधर गया, ठीक इधर गया, और थोड़ा सा ये इधर को बेंड कर गया। और ये क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से ध्रुवित हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है परावर्तित सूर्य का प्रकाश क्या हो, ध्रुवित हो। तो ये क्या हो गई हमारी परावर्तित किरण, ये क्या हो गई परावर्तित किरण। और ये क्या है अपनी अपवर्तित किरण, है ना। और परावर्तित किरण क्या हो रही है, ध्रुवित हो रही है। और अगर ये परावर्तित किरण ध्रुवित हो रही है तो ये किस कोण पर ध्रुवित होगी, केवल एक ही कोण ऐसा होगा जिस पर ये हमारी प्रकाश की किरण है पूर्ण रूप से ध्रुवित होगी। उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी। आईपी बोले तो ध्रुवण कोण, क्या बोलते हैं इसको, आईपी। क्या बोलते हैं इसको, आईपी। लेकिन हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है क्षैतिज से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो, क्षैतिज से। क्षैतिज समझते हैं, देखो ये है सूर्य, और ये जो खड़ी वाली लाइन है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये जो सूर्य है ना, ये ऊर्ध्वाधर से है। कैसे, ऊर्ध्वाधर से। हमें बताना है क्षैतिज से। क्षैतिज कौन सा हो जाएगा, क्षैतिज हो जाएगा ये, क्षैतिज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर से सूर्य की दिशा है, और ये कहाँ से है, क्षैतिज से है। तो हमें जो कोण बताना है ना इसमें, ये वाला कोण बताना है क्षैतिज से, ये होगा क्षैतिज डायरेक्शन। सूर्य की क्षैतिज डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये वाली, ये हमें बताना है कितना होगा। तो इसको मान लेते हैं थीटा होगा, कितना मान लेते हैं इसको, थीटा मान लेते हैं। और ये पूरा एंगल कितना होता है, ये वाला, ये पूरा एंगल होता है 90। अगर 90 में से हम इसको हटा देंगे आईपी को, तो थीटा मिल जाएगा, क्योंकि पूरा थीटा प्लस आईपी कितना है, 90। अगर हमें आईपी मिल जाए तो थीटा मिल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आईपी निकालेंगे। और आईपी हम किससे निकालेंगे, ब्रूस्टर के नियम से। ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के नियम से। क्या होता है ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम होता है n बराबर tan IP, n बराबर tan IP। तो n की वैल्यू कितनी है, 1.732, 1.327 इक्वल टू tan IP। IP निकल जाएगा यहाँ से, और 1.327 की वैल्यू हमें दे रखी है tan 53 डिग्री, और tan IP, tan की tan तुलना कर देंगे तो IP बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। ये आ गया 53 डिग्री। बट हमें ये डायरेक्शन जो निकल के आई है सूर्य की, वो ऊर्ध्वाधर दिशा से आई है, बट हमको क्षैतिज दिशा से बतानी है। तो ये थीटा प्लस आईपी कितना है, थीटा प्लस आईपी कितना है यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं क्षैतिज से दिशा, क्षैतिज से सूर्य की दिशा क्षैतिज से निकालनी है। तो क्षैतिज के लिए क्या करेंगे, ये पूरा हमारा 90 है, थीटा प्लस आईपी। 90 में कौन कौन आ रहा है, थीटा प्लस आईपी इक्वल टू कितना, 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा बराबर थीटा प्लस आईपी की वैल्यू कितनी है, 53 इक्वल टू 90। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 53। तो घटाएंगे कितना बचेगा, ये 37 डिग्री। कितना बचेगा, ये 37 डिग्री बचेगा। तो जो सूर्य होगा हमारा वो क्षैतिज दिशा से 37 डिग्री के कोण पर ऊपर स्थित होगा। ठीक, तो इसमें हमने ब्रूस्टर के नियम पे 5 सवाल लगा लिए हैं। और अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा है, ये केवल एक विधि हुई है हमारी ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की। दूसरी विधि हम लोग इसमें पढ़ेंगे, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। दूसरी विधि हमें इसमें पढ़नी है, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश करने की, ये दूसरी विधि है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 2 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। कौन से क्रिस्टल, अभी भी मैंने आपको बताया था 2 क्रिस्टल होते हैं हमारे पास। एक होता है कैल्साइड क्रिस्टल, और दूसरा कौन सा होता है, वो होता है टूरमेलिन।
टूरमेलिन, ठीक है, टूरमेलिन क्रिस्टल। दो ये विशेष प्रकार के क्रिस्टल होते हैं और इनमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों क्रिस्टलों को दो प्रिज्म के रूप में काटते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा था चैप्टर 9 में, दो प्रिज्म के रूप में काटते हैं और दोनों प्रिज्मों को काट के हम आपस में दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं इस प्रकार कुछ, और जुड़ने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। देखिए ये हमने क्या करे, दोनों प्रिज्मों को ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिया। तो एक प्रिज्म हमारा ये है, देखिए एक प्रिज्म ये है और एक प्रिज्म ये रखा है, ठीक है। तो दो प्रिज्म या तो कैल्साइट के प्रिज्म काट लो या फिर टूरमेलिन से काट लो, और दोनों को काट के हम लोग क्या करते हैं, बीच में जोड़ देते हैं। और यहाँ पर रख के हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में ये एक स्पेशल प्रकार का हमारे पास सीमेंट होता है। उस सीमेंट से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों क्रिस्टलों को आपस में अटैच कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। और उस विशेष प्रकार के जो सीमेंट होता है उसका नाम होता है, इनको इन दोनों को हमने जोड़ा है कनाडा बाल्सम सीमेंट, कनाडा बाल्सम सीमेंट, ठीक है। और इस सीमेंट में ऐसी क्या खास बात होती है, सबसे पहली खास बात, ये जो हमारा सीमेंट होता है ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट, जिसके कारण हम इसका यूज़ जो हमारे मछली वाले जो एक्वेरियम होते हैं उनमें जो कांच वगैरह जोड़ा जाता है, वहाँ पर भी हम इस कनाडा बाल्सम सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है, ये हमारा पारदर्शी होता है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, इस कनाडा बाल्सम सीमेंट का जो अपवर्तनांक होता है ये कैल्साइट या टूरमेलिन के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक। तो दो रीज़न होते हैं इसके, अपवर्तनांक कम होता है कैल्साइट से और ये पारदर्शी सीमेंट होता है, ठीक है। और जोड़ने के बाद में ये जो पूरा सिस्टम बनता है ना, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, निकोल प्रिज्म, इसको बोलेंगे निकोल प्रिज्म। पहले हमने इनसे दो प्रिज्म के शेप काटे थे, और जब शेप कट जाते हैं तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, कनाडा बाल्सम सीमेंट से जोड़ देते हैं, जो कि पारदर्शी और कम अपवर्तनांक वाला सीमेंट होता है। और ये जुड़ने के बाद में जो बनता है इसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोला जाता है इसको, निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें इसके ऊपर सूर्य का इसमें साधारण प्रकाश हम लोग आपतित कराते हैं। ये कौन सा प्रकाश आ रहा है, साधारण प्रकाश आ रहा है, तो मुझे बनाना पड़ेगा इधर, तभी तो पता चलेगा ये कौन सा प्रकाश है। ये आ गया हमारा कौन सा प्रकाश, साधारण प्रकाश, ये आ गया साधारण प्रकाश, ठीक। ये साधारण प्रकाश है, ठीक है, ये साधारण प्रकाश हो गया। तो होता क्या है, जैसे ये साधारण प्रकाश यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ तक तो ये एक ही किरण थी, और यहाँ पर आके क्या होती है, ये दो किरणों में हमारा विभाजित हो जाता है। एक किरण निकल जाती है सीधी बिल्कुल, और एक किरण थोड़ी सी यहाँ पर मुड़ती है। थोड़ा और अच्छे से मोड़ते हैं इसको, तो एक किरण हमारी कहाँ मुड़ती है, थोड़ी सी इधर को मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है किरण ये, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी एक किरण दो किरणों में विभक्त हो गई, दो किरणों में डिवाइड हो गई, इसीलिए इसको बोला जाता है द्विअपवर्तन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विअपवर्तन। मतलब एक किरण का दो बार यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। एक किरण सीधी निकल जाती है, एक किरण थोड़ी सी मुड़ जाती है। और इसमें से ये जो नीचे वाली किरण है जो हल्की सी मुड़ी है, इसको बोलते हैं ओ रे। क्या बोलते हैं इसको, ओ रे। इसको क्या बोला जाता है, ओ रे। और ऊपर वाली को बोलते हैं ई रे, ई रे, ई रे। इनकी बात कर लेते हैं। एक होती है ओ रे, ओ रे का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण किरण, साधारण किरण। क्या बोला जाता है इसको, साधारण किरण। और दूसरी जो होती है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है विशेष किरण। क्या बोलते हैं इसको, विशेष किरण, ठीक है। साधारण रे और विशेष किरण। ऑर्डिनरी जो होती है ना, ऑर्डिनरी, अगर हम ऑर्डिनरी की बात करें
तो ये एक ऐसी किरण होती है जो अपवर्तन के सभी नियमों को फॉलो करती है, सभी नियमों का पालन करती है, ठीक। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रे होती है, विशेष किरण, ये परावर्तन के किसी भी नियम कानून को नहीं मानती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये अपनी चलाती है, किसी की कोई नियम कानून को फॉलो नहीं करती है। तो ऑर्डिनरी रे हमारी क्या होती है, जो क्या करती है, अपवर्तन के नियमों का, अपवर्तन के नियमों का क्या करती है, अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। और ये वाली जो किरण होती है ना, ये अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। आगे इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये जो हमारी ओरे होती है, ओरे बोले तो ऑर्डिनरी रे, साधारण किरण, ये कुछ इस प्रकार ध्रुवित होती है। देखिए ध्रुवित दोनों होंगी यहाँ पर, लेकिन दोनों की ध्रुवण में आप फर्क देखिएगा, क्या फर्क है। ये हमारी कौन सी किरण है, ये हमारी ओरे है। क्या है, ये ओरे है। ये जो किरण हमारी ध्रुवित हुई है, इसमें आप देख सकते हो जो तल, ये जो कंपन हो रहे हैं ना, ये हमारे ऐसे ऐसे कंपन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब तल के लंबवत कंपन है ना, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें कैसे कंपन है, ये तल के लंबवत कंपन है। और ये जो ईरे होती है, इसमें हमारे ऐसे कंपन होते हैं, ऐसे कंपन होते हैं, मतलब तल के समांतर, इसी तल में कंपन होते हैं, या फिर तल के समांतर भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए ऐसे कंपन होते हैं, इसमें दोनों किरणें ध्रुवित होती हैं, लेकिन दोनों के ध्रुवण में अंतर क्या है, जो ओरे होती है, ये हम इसमें जो तल के कंपन होते हैं, इसमें जो कंपन होते हैं वो हमारे तल के लंबवत, और जो ईरे होती है, इसमें जो कंपन होते हैं उसमें तल के समांतर होते हैं, ठीक। आगे क्या होता है, इसमें जो ओरे है, ओरे में क्या होता है, ये जब भी आगे इसके ऊपर आपतित होती है, ये हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित होती है, और इसका अपवर्तनांक कम है और यहाँ का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो ये सघन माध्यम से विरल में भी जा रही होगी, और क्रांतिक कोण से हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी, जिस कारण ये अंदर न जाके इसी तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। देखिए इस तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है, ये मुड़ गई किरण। और हम लोग क्या करते हैं, इस किरण को यहीं पर खत्म करने के लिए, इस किरणों को यहीं पर अवशोषित करने के लिए इसके नीचे वाले तल में क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये हमने पॉलिश कर दी। अब पॉलिश होने के बाद में क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो किरण है, इस पॉलिश में क्या होती है, अवशोषित हो जाती है, मतलब इधर से कोई भी प्रकाश नहीं निकलता है, पूरी की पूरी क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। और अगर हम ईरे की बात करें, ये बढ़ती है आगे, ये बढ़ती है आगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पार निकाल देते हैं, और इसमें बिना किसी विचलन हुए सभी कंपन क्या होते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। ये ठीक, ये ऐसे आगे बढ़ गई, देखिए ये ऐसे ही आगे निकल जाती है पूरी की पूरी किरण, ये पूरी की पूरी किरण हमारी ऐसे आगे निकल गई है। ठीक, अगर आपने यहाँ पर पॉलिश लगा दी तो ये किरण पूरी की पूरी इसमें अवशोषित हो जाएगी, फिर यहाँ पर पॉलिश नहीं लगाएंगे आप। अगर यहाँ पॉलिश लगाइए तो यहाँ नहीं लगाओगे। अगर हम सब तरफ पॉलिश ही लगा देंगे तो फिर प्रकाश निकलेगा कहाँ, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर इधर पॉलिश लगाएंगे तो इधर नहीं लगानी पड़ेगी, अगर इधर लगा रहे हैं आप तो यहाँ खुला छोड़ना पड़ेगा। सही है। इस पूरी घटना में हमने क्या सीखा है, ये द्वि अपवर्तन द्वारा क्या हो रहा है, प्रकाश का धुर्बण हो रहा है। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे एक बार समझ लेते हैं। और जब कैल्साइड या टूरमेलिन के क्रिस्टल को काटकर उनके दो प्रिज्म बनाते हैं, और जब इनको कनाडा बाल्सम सीमेंट से जोड़ा जाता है, इस प्रकार जो निकाय बनती है उसे क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म कहते हैं। और जब इसके ऊपर, ये कौन सा प्रकाश था, साधारण प्रकाश, और जब इसके ऊपर साधारण प्रकाश, कौन सा प्रकाश, साधारण प्रकाश आपतित कराया जाता है, साधारण प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो वह दो किरणों में विभक्त हो जाता है। एक किरण को ओरे कहते हैं जो कि अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, दूसरी को ईरे कहते हैं जो कि अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। दोनों की दोनों ये जो किरणें होती हैं, ओरे और ईरे, दोनों की दोनों हमारी ध्रुवित होती हैं, लेकिन जो ओरे होती है इसमें
जो कंपन होते हैं वो तल के लंबवत होते हैं, और जो ईरे होती है इसके जो कंपन होते हैं वो तल के समांतर होते हैं। ठीक है। ओरे हमेशा क्रांति कोण से अधिक पर आपतित होती है, जिस कारण ये इसी माध्यम में लौट आती है। नीचे पॉलिश कर देते हैं जिससे कि पूरी की पूरी किरण क्या होती है, इसमें अवशोषित हो जाती है, जबकि ईरे क्या होती है, इसको पार करके बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार द्विअपवर्तन के द्वारा हमें क्या होता है, साधारण प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है। तो समझ में पूरी घटना ये आ गई होगी। ठीक, तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड पोलराइड के द्वारा। हम लोग इसमें लिखा है कैल्साइड या टूरमेलिन के क्रिस्टलों से दो प्रिज्म काटकर उनको आपस में कनाडा बाल्सम सीमेंट से जोड़ा जाता है। तब इस प्रकार जो निकाय बनती है उसे निकोल प्रिज्म कहते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म कहते हैं। जब इस पर साधारण प्रकाश आपतित कराया जाता है तब यह दो किरणों में विभक्त हो जाती है, इसलिए इसे द्विअपवर्तन कहते हैं। इनमें से एक किरण को ओरे और दूसरी को क्या बोलते हैं, ईरे कहते हैं। और उसके बारे में मैंने ऊपर ही लिख दिया है, ऑर्डिनरी रे जो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रे होती है विशेष किरण ईरे, वो पालन नहीं करती है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो ऊपर लिखा हुआ है। दोनों किरणें इसके आगे से ऊपर है, दोनों किरणें ध्रुवित होती हैं, लेकिन जो ओरे है, ओरे में जो कंपन होते हैं वो तल के लंबवत, और ईरे में जो कंपन होते हैं वो तल के समांतर होते हैं। इस प्रकार क्या होता है, द्विअपवर्तन के द्वारा हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे पोलराइड के द्वारा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है पोलराइड। आगे हमें इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है पोलराइड के द्वारा। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि पोलराइड क्या होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, और किस प्रकार पोलराइड की मदद से साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो पोलराइड देखिए हमारे, अगर हम पोलराइड की बात करें तो पोलराइड जो होते हैं हमारे, जो चश्मे होते हैं धूप से, जो सन ग्लासेस होते हैं धूप की चमक को कम करने वाले, या जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वाहन, उसके जो आगे, जो ड्राइवर के आगे विंडो स्क्रीन होती है, उसमें जो शीशा लगा होता है उस पर भी हमारे पोलराइड लगा होता है। ठीक है। और जो एरोप्लेन होते हैं उसमें जो विंडो होती है उसमें भी पोलराइड लगा होता है। गाड़ी की हेडलाइट जो होती है उसके आगे भी पोलराइड लगे रहते हैं। तो आखिर इस पोलराइड का क्या काम है और किस पर्पस के लिए हम लोग लगाते हैं, ये फिलहाल हम जब पोलराइड का उपयोग पढ़ेंगे तब समझेंगे इनको। अगर कोई आपसे पूछे कि पोलराइड क्या है, तो पोलराइड हमारा क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि है। और आगे हम इसमें ये सीखेंगे कि पोलराइड को कैसे तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है। तो समतल ध्रुवित पोलराइड एक पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि है। तो इस विधि को पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि पोलराइड हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है। पोलराइड कैसे बनाते हैं। अगर मैं पोलराइड के सिंबल की बात करूं तो पोलराइड का जो सिंबल होता है हमारा कुछ ऐसा होता है। देखिए ये पोलराइड कुछ ऐसा होता है, ये हम लोग ऐसे इसके सिंबल को प्रदर्शित करते हैं। ये पोलराइड है और इसको बोलते हैं, ये जो मैं लाइनें बना रहा हूं इसको बोलते हैं ध्रुवक अक्ष, ध्रुवण अक्ष। क्या बोलते हैं इनको? ध्रुवण अक्ष बोलते हैं, पोलराइड की ध्रुवण अक्ष। ठीक है। दूसरी बात, अगर कहीं आपको कुछ ऐसा देखे तो समझ जाइएगा कि वहां पर पोलराइड है। वो जैसे हम लोग बैटरी कैसे बनाते हैं, बैटरी इस टाइप से बनाते हैं ना, इस टाइप से बैटरी बनाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ही हमारा पोलराइड बनता है। सेल की बात करें तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कुंजी या प्रतिरोध की हम बात करें तो प्रतिरोध ऐसे बनाया जाता है, संधारित्र ऐसे बनाते हैं। ऐसे ही जो
पोलेराइड होता है, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो पहले इसको तैयार कैसे किया जाता है पोलेराइड को, पहले ये समझ लेते हैं पोलेराइड को हम कैसे तैयार करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की क्या होती है, ये एक विधि होती है पोलेराइड। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें चाहिए इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज। क्या चाहिए, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली, नाइट्रोसेल्यूलोज की क्या चाहिए, झिल्ली चाहिए हमको यहाँ पर। ठीक, और एक कार्बनिक पदार्थ होता है हर्पेथाइड। क्या होता है, हर्पेथाइड, या इसी को हम बोलते हैं क्यूनाइन आइडोसल्फेट। क्यूनाइन आइडोसल्फेट होता है, ये एक प्रकार का क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल क्या होता है, ये एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल। और सबसे पहले इस क्रिस्टल की जो खोज की गई थी वो हर्पेथ नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, इसलिए उनके नाम पर इसको बोलते हैं हम लोग हर्पेथाइड। ठीक है, इन दोनों की मदद से हम इसको तैयार करते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, आप ऐसे समझिएगा, अगर हम सिंपली इसको समझना चाहें, जैसे मेरा ये हाथ है, आपने ब्रेड के ऊपर जैम या मक्खन लगाया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रेड लेते हैं और ब्रेड के ऊपर हम क्या लगाते हैं, जैम या मक्खन लगाते हैं। ठीक है, तो सेम काम हमारा इसमें होता है। ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड जो हम ब्रेड की एक स्लाइस लेते हैं, जो टुकड़ा लेते हैं, वो काम उस ब्रेड के टुकड़े का काम कौन करती है, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली। हमने ब्रेड लिया और ब्रेड के ऊपर क्या करते हैं, जैम लगाते हैं, और जैम लगाने के बाद में एक दूसरा ब्रेड लेके उसके ऊपर रख देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा देते हैं, और फिर हमारा ये बन के क्या होता है, तैयार हो जाता है। खाने से पहले ब्रेड ऐसी बनाते हैं। तो सेम टू सेम प्रोसेस होता है पोलेराइड का। पोलेराइड में क्या करते हैं, जो ब्रेड हम ले रहे थे उनका काम कौन करती है, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली। ब्रेड का काम कौन करेगी, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली। और जो हम जैम लगा रहे थे उसका काम कौन करेगा, ये हर्पेथाइड, जिसको हम क्यूनाइन आइडोसल्फेट भी कहते हैं, इसके क्रिस्टल। तो क्या होगा, नाइट्रोसेल्यूलोज हमने लिया, इसकी एक झिल्ली ऊपर, और इस झिल्ली के ऊपर हर्पेथाइड के क्रिस्टलों को डालकर उसको हम क्या कर देते हैं, चारों तरफ अच्छे से फैला देते हैं, और उसके ऊपर एक दूसरा ब्रेड रखते हैं। दूसरा ब्रेड से मेरा मतलब है दूसरी नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली रखते हैं, और इन दोनों को रखने के बाद में क्या करते हैं, दो कांच की प्लेटें लाते हैं, एक प्लेट ऊपर और एक प्लेट नीचे। इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। इस प्रकार इस प्रकार जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलेराइड। तो इसमें क्या होते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली के ऊपर हर्पेथाइड, जिसको हम बोलते हैं क्यूनाइन आइडोसल्फेट, इसके क्रिस्टलों को उसके ऊपर क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं, और एक लेयर और रखकर, एक झिल्ली और रखकर, इन दोनों को हम क्या करते हैं, दो कांच की प्लेटों के बीच में दबा देते हैं, और इस प्रकार जो बनता है, इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलेराइड। और ये याद रहे, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की व्यावहारिक और सबसे अच्छी विधि होती है हमारी ये पोलेराइड। ठीक, तो कैसे बनाया जाएगा इसको लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली के ऊपर हर्पेथाइड, ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, के ऊपर कार्बनिक पदार्थ कौन सा, हर्पेथाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूनाइन आइडोसल्फेट के क्रिस्टलों को
बिछाया कि क्रिस्टलों को बिछाया जाता है और इसके ऊपर दूसरी झिल्ली लेकर दो कांच की प्लेटों के बीच रखकर दबा दिया जाता है। तब इस प्रकार पोलेराइड बनता है। तब इस प्रकार क्या होता है? पोलेराइड बनता है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। हम एक झिल्ली लेते हैं, उसके ऊपर हर्पेटाइट डालते हैं और उसको अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं। उसके ऊपर एक झिल्ली और लेते हैं, ये झिल्ली और एक झिल्ली ये, बीच में हर्पेटाइट के क्रिस्टल। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक कांच की प्लेट नीचे और एक कांच की प्लेट ऊपर लगाते हैं और इनको हम लोग क्या करते थे, सैंडविच कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं पकड़ के। और उसके बाद ये जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलेराइड कहते हैं। ये इसका सिंबल हो गया पोलेराइड का। ठीक, ये पोलेराइड काम कैसे करता है, मतलब साधारण प्रकाश को किस प्रकार समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलता है, ये समझ लेते हैं। मतलब पोलेराइड की कार्यविधि समझ लेते हैं कि पोलेराइड हमारे कैसे वर्क करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसमें ये समझ लेते हैं कि पोलेराइड हमारे कैसे वर्क करते हैं, साधारण प्रकाश को किस प्रकार समतल ध्रुवित प्रकाश में चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब हम इसकी क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? कार्यविधि पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैसे ये कार्य करते हैं पोलेराइड। ठीक है, अभी हमने बनाया था पोलेराइड कैसे बनाते हैं हम लोग, इस प्रकार से बनाते हैं पोलेराइड। ठीक, और ये मैंने यहाँ पर दिखा दी इसकी क्या, ध्रुवण अक्ष। ये इस पोलेराइड की अक्ष हो गई, जिसको बोलते हैं ध्रुवित अक्ष। ठीक, ये इसकी अक्ष हो गई। और यहाँ से हमने क्या किया है, इस पर प्रकाश आपतित कराया है। ठीक है, अब जब हम इस पर प्रकाश आपतित कराएंगे तो ये कैसा प्रकाश होगा? यह है हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश, सॉरी ये हमारा साधारण प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। तो जब अध्रुवित प्रकाश है तो मैं इसको ऐसे करूँगा ना प्रकट, ऐसे मेरे को बनाना पड़ेगा, ये ऐसे कुछ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पर। तो ये हमारा कौन सा प्रकाश है? साधारण प्रकाश। ये है साधारण प्रकाश। तो होता क्या है, जब हम किसी भी पोलेराइड से साधारण प्रकाश को पास कराते हैं तो ये जो पोलेराइड होता है केवल इस साधारण प्रकाश के उसी कंपन को इस तरफ जाने देता है जो कंपन इसकी अक्ष के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ऐसा ही कुछ हम उसमें पढ़े थे टूरमेलिन के क्रिस्टल में, सेम टू सेम वैसे ही होता है और वही काम इसमें हो रहा है। अब जब साधारण प्रकाश हमने इसको बोल ही दिया है, साधारण प्रकाश क्या होता है? एक ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं सभी संभव दिशाओं में होते हैं, और जब सभी संभव दिशाओं में हो रहे हैं तो कम से कम एक कंपन ऐसा जरूर होगा जो इसकी अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। केवल उसको ही ये उस तरफ जाने देगा, बाकी जितने भी कंपन है उन सबको ये वही रोक देता है। ठीक, तो जब इसकी अक्ष ऐसे रखी है, ये पोलराइड हमारा ऐसे रखा है तो इसकी अक्ष हमारी ऐसे है, तो इस प्रकाश में कम से कम एक कंपन तो ऐसा होगा ना जो इसकी अक्ष के समांतर होगा। वही कंपन क्या होता है, इस तरफ निकल जाता है। और ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा निकलने के बाद में, ये निकल गया इस तरफ ऐसे। ठीक, ये इस तरफ निकल गया, ये ऐसे निकल गया इधर। ठीक है, इधर आ गया।
तो ये हमारा कौन सा प्रकाश था? साधारण प्रकाश। और ये क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश। ये कौन सा प्रकाश है? समतल ध्रुवित प्रकाश। तो होता क्या है, जब भी हम किसी पोलराइड से साधारण प्रकाश को पास कराते हैं तो ये पोलराइड क्या करता है, अपनी अक्ष के समांतर वाले कंपन को दूसरी तरफ जाने देता है और बाकी सभी कंपनों को वहीं रोक देता है। ठीक, तो इस प्रकार इससे क्या होता है, हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। आगे इसमें बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर क्या करें, एक पोलराइड को और रख दें, एक पोलराइड मैंने और रख दिया, यहां आगे मैंने एक पोलराइड और रख दिया। ठीक, और ये भी मैंने ऐसे ही रखा है, कुछ इस प्रकार रखा है ये पोलराइड, देखिए है ना, ये इस प्रकार रखा है पोलराइड, ये इस प्रकार पोलराइड रखा है, ऐसे रखा है ये पोलराइड। ठीक, ये पोलराइड इतना समझ में आ गया होगा कि साधारण प्रकाश जब यहां से गुजरेगा तो केवल वही कंपन इसके दूसरी तरफ जाएंगे जो कंपन इसकी अक्ष के क्या होंगे, समांतर होंगे, है ना। अब सपोज करिए मैंने इसके रास्ते में, इस प्रकाश के रास्ते में एक पोलराइड और रख दिया। ठीक, लेकिन ये जो पोलराइड जो रखा है वो समतल ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन है उसकी अक्ष के समांतर ही रखेंगे, देखो है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो प्रकाश है समतल ध्रुवित प्रकाश, ये पूरा का पूरा इस तरफ भी निकल जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? ये इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि ये जो कंपन है वो इसकी अक्ष के समांतर हैं, तो ये कंपन क्या होंगे, सीधे सीधे इसके इस तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरफ ये निकल जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, निकल गए यहाँ पर ये कंपन। ठीक है, बिल्कुल नहीं रोकेगा इनको, ऐसे जाने देगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन हम बनाते हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर जब कभी भी दो पोलराइड हमारे ऐसे रखे हों दो पोलराइड, ये दो पोलराइड रखे हैं, एक पोलराइड ये है, ठीक, एक पोलराइड ये है, देखिएगा एक पोलराइड ये है ऐसे, और दूसरा पोलराइड देखिए ये है, ये ऐसे रखे हुए हैं दोनों पोलराइड। ठीक, अगर मैं आपको इससे अपने हाथ से समझाना चाहूँ तो ये ऐसे रखे हैं। आप ये मेरी हाथ को क्या मान लो, एक पोलराइड मान लो, और ये जो उंगलियां आपको दिख रही हैं ये इस पोलराइड की क्या है, अक्ष है, क्या है, अक्ष, और एक पोलराइड ये रखा है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो पोलराइड हैं इन दोनों की अक्षें क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। जब एक दूसरे के समांतर हैं तो इन उंगलियों के बीच से आप मेरा चेहरा देख पा रहे होंगे, उंगलियों के बीच से देखना है आपको, मेरा चेहरा दिख रहा होगा ना। तो जब आप मेरा चेहरा देख सकते हो तो इसके पार प्रकाश भी क्या होगा, चला जाएगा। तो जितना प्रकाश इधर से गुजरेगा उतना ही प्रकाश इसमें से गुजरेगा। अगर ये समांतर हैं तो इनकी दोनों अगर अक्षें एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं तब। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये दोनों जो हमारे जो पोलराइड रखे हैं इनको हम बोलते हैं समांतर स्थिति। कौन सी स्थिति, समांतर स्थिति, इसको क्या बोलते हैं, समांतर स्थिति। अगर पोलराइड हमारे इस टाइप से रखे हुए हैं, एक पोलराइड ऐसे रखा है और एक पोलराइड हमारा ये ऐसे रखा है, एक की अक्ष ऐसे है, एक की अक्ष कैसी है, ये ऐसे है, ठीक, एक की अक्ष ये कुछ इस प्रकार है और दूसरे की जो अक्ष है वो इस प्रकार है, देखिएगा ये ऐसी अक्ष है। अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको, ये ऐसी अक्ष रखी हुई है, देखिए है ना, ये ऐसे है। अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें देखिए कुछ ऐसा है, जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ को आप एक पोलराइड मान सकते हो। इस वाली कंडीशन में ये ऐसे रखे थे तो आपको मेरा चेहरा दिख रहा था इन उंगलियों के पीछे से। तो मेरा जब चेहरा दिख रहा है तो सूर्य का प्रकाश भी, मतलब जो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, जितना इससे निकलेगा उतना ही इससे निकल जाएगा, मतलब कोई भी तीव्रता में चेंज होने वाला नहीं है। अगर मैं ऐसे बात करूं, देखिए ऐसे, अब मैंने क्या कर दिया, इसको घुमा के बिल्कुल ऐसे कर दिया। अगर अब आप देखोगे ना तो इन उंगलियों के गैप में से मेरा चेहरा आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों की अक्षें क्या हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, लंबत हैं। एक दूसरे के अक्षें क्या हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, लंबत हैं, है ना। इनको हम लोग बोलते हैं क्रॉसित स्थिति। कौन सी स्थिति, क्रॉसित स्थिति। कौन सी स्थिति, क्रॉसित स्थिति। क्या बोलेंगे, क्रॉसित स्थिति। ये दोनों हमारे जो पोलराइड हैं क्रॉसित स्थिति में हैं और ये दोनों हमारे जो पोलराइड हैं ये हमारे समांतर स्थिति में हैं। अगर हाँ मैंने
ये तो समझ में हमारे आता है कि साधारण प्रकाश जब हम किसी पोलराइड से पास कराएंगे तो वो पोलराइड हमारा क्या करेगा, केवल अपनी अक्ष के समांतर ही कंपन को दूसरी तरफ जाने देगा और बाकी सभी कंपनों को क्या कर लेगा, वो वही रोक देगा। ठीक, अगर हम इसके रास्ते में एक पोलराइड और रख दें, अब वो डिपेंड ये करता है कि ये समांतर स्थिति में रखा गया है। अगर समांतर स्थिति में रखा गया है तो जितना जैसा और जितनी चमकदार, मतलब जिस तीव्रता का प्रकाश हमें यहां से लेके इससे प्राप्त हुआ है, ये पूरा का पूरा इसको पार करते हुए इधर निकल जाएगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये जब भी होगा जब दोनों पोलराइड हमारे किस कंडीशन में होंगे, समांतर स्थिति में होंगे। अगर हाँ इस पोलराइड को आपने घुमा के कैसे रख दिया, कैसे रख दिया, जैसे एक तो ऐसे ही रखा था, इसको मैंने घुमा के कुछ ऐसा कर दिया, तो याद रखना जब हम इसको घुमा के ऐसा कर देंगे ना तो दूसरी तरफ कोई भी कंपन बाहर नहीं जाएगा, उधर कोई भी प्रकाश आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये जब ही होगा जब ये दोनों हमारे पोलराइड कैसे होंगे, क्रॉसित स्थिति में होंगे। अभी फिलहाल यहाँ दोनों समांतर थे, अगर मैं हाँ इसकी जगह पर ऐसे ना लेके मैंने अगर ऐसे बना दिया होता तो इधर ये कंपन नहीं मिलते, हमें कुछ भी नहीं मिलता। ये क्या करता, इसकी अक्ष ऐसे हो जाती, फिर इसकी अक्ष कैसे हो जाती, ऐसे हो जाती, और ये कंपन कैसे हैं, ऐसे हैं, तो इधर आते तो ये क्या हो जाते, यहीं पर रुक जाते, उस तरफ नहीं जाते। ठीक, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अगर हमें थोड़ा सा इसको घुमा दूं मैं पकड़ के, अगर ये थोड़ा सा प्रकाश घूम जाए या थोड़ा सा ये पोलराइड घूम जाए, जैसे समांतर स्थिति है तो आपको पता है जितना यहां से निकलेगा उतना ही आगे बढ़ के इससे आगे पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जितनी तीव्रता इससे प्राप्त होगी उतनी तीव्रता इससे प्राप्त होगी, कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर क्रॉसित रखेंगे तो जीरो हो जाएगी तीव्रता, इस वाले से जो निकलेगा प्रकाश जीरो हो जाएगी। अगर हम थोड़ा सा ना ये समांतर स्थिति में हो ना क्रॉसित स्थिति में हो, हम एक जर्नल स्थिति में ले लें, इसको किसी कोण पर ले लें, किसी कोण थीटा पे ले लें, तब तीव्रता कितनी होगी, जीरो तो आएगी नहीं। जीरो तो जब आती जब हमारा ये समांतर में लंबवत होते हैं ना, क्रॉसित होते, इसमें जितनी इससे होगी उतनी इससे होगी। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें पढ़ेंगे मेलस का नियम। किसका नियम, मेलस का नियम पढ़ेंगे, तब आपके ये समझ में आएगा। और अगर इतने को आप लिखना चाहते हो तो मैं ये बोल दे रहा हूं, इसको हम कैसे लिखेंगे। जब साधारण प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारा जाता है तब पोलराइड अपनी अक्ष के समांतर ही कंपन को दूसरी ओर जाने देता है, दूसरी ओर जाने देता है, जबकि बाकी से सभी कंपनों को वही रोक देता है। ठीक, अगर इसके आगे हम एक पोलराइड समांतर स्थिति में लगा दें तो वो भी प्रकाश जो होता है उसको पार करके आगे बढ़ जाता है। यदि हम इसको क्रॉसित स्थिति में लगा दें तो पूरा प्रकाश क्या होगा, वो इस तरफ ही रह जाएगा, उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसका नियम, आगे हमें इस पर डिस्कस करना है मेलस का नियम। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेलस का नियम। आगे हमें इसमें मेलस का नियम डिस्कस करना है कि मेलस का नियम इसमें मेलस का नियम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है मेलस का नियम, देखिए अभी हम पढ़े थे, अगर हम किसी पोलराइड को ऐसे रखें, ठीक, ये हमारा पोलराइड रखा है, ठीक, और इस पोलराइड की अक्ष को मैंने इस बार ऐसे माना है, पोलराइड को मैंने थोड़ा सा ऐसे रखा है इस बार। ठीक, ये रखा है अपना पोलराइड, ठीक है, और इस पोलराइड के ऊपर ये हमारा जो है प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। कौन सा प्रकाश है ये, साधारण प्रकाश, ये साधारण प्रकाश है। तो कुछ ऐसे प्रदर्शित करेंगे हम लोग इसको, है ना, साधारण प्रकाश को ऐसे करेंगे प्रदर्शित, ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो होगा क्या, जब ये साधारण प्रकाश है, और आपको एक चीज़ यहाँ और याद रखनी है, साधारण प्रकाश, एक चीज़ यहाँ पर और याद रखनी है, वो ये जिस पोलराइड के ऊपर साधारण प्रकाश आपतित होता है, जिस पोलराइड के ऊपर साधारण प्रकाश आपतित होता है, उस पोलराइड को कहा जाता है ध्रुवक। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे ध्रुवक, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवक बोलेंगे। जिस पोलराइड के ऊपर साधारण प्रकाश आपतित होता है उस पोलराइड को कहते हैं ध्रुवक। ठीक,
तो ये अपना ध्रुवक पोलराइड हो गया। अब इस पे साधारण प्रकाश जब आपतित होगा तो इस तरफ क्या मिलेगा हमें, ये सोचने वाली बात है, इस तरफ क्या मिलने वाला है। अगर मैं इधर की बात करूं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसकी अक्ष ऐसे रखी गई है ना, इस पर ऐसे रखी गई है अक्ष। जब ये ऐसे रखी गई है इसकी अक्ष, तो ये क्या करेगा, इस साधारण प्रकाश का केवल उसी कंपन को उस तरफ जाने देगा जो इसकी अक्ष के क्या होंगे, समांतर होंगे, है ना। तो कम से कम एक कंपन ऐसा जरूर होगा जो इसकी अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो ऐसा वाला कंपन क्या आ जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएंगे। कैसे आएंगे, ये कुछ ऐसे आएंगे, ऐसे कंपन आएंगे ना इस तरफ बाहर, ये ऐसे कंपन आएंगे बाहर, ठीक, ये कंपन ऐसे बाहर आ गए, ये कुछ यूं ऐसे, है ना। ये हमारा साधारण प्रकाश था। अब ये कौन सा प्रकाश बन चुका है, ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश है ये है ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, ठीक। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसके आगे एक पोलराइड को मैं और लगाऊंगा, यहां लगा दिया मैंने ये पोलराइड, ठीक, क्या लगा दिया, ये पोलराइड लगा दिया। अब हमें यह समझना है इस पोलराइड को हमें रखें कैसे, इसकी अक्ष क्या लें। दो कंडीशन होती है, एक समांतर कंडीशन और एक क्रॉसित कंडीशन, क्रॉसित स्थिति और एक समांतर स्थिति। समांतर स्थिति आप जानते हो, जितना प्रकाश यहां से गुजरेगा उतना ही प्रकाश यहां से गुजरेगा, कोई भी तीव्रता में चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन हमने इसको क्रॉसित कर दिया तो यहां से तो प्रकाश गुजरेगा, लेकिन इस तरफ इसके पीछे जाके कुछ भी हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। ये दो कंडीशन हमें पता होती है, समांतर में पूरा पूरा गुजर जाता है और क्रॉसित में क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं गुजरता है, बिल्कुल रुक जाता है प्रकाश, जब निर्गत किरण निकलती है तब की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर इस कंडीशन की हम बात करें, यहां पर हमें मेलस का नियम क्या है, यहां पर हम एक जर्नल कंडीशन लेंगे। जर्नल क्या, मैंने क्या करा, इस पोलराइड को ऐसे रख दिया। मतलब जर्नल कंडीशन का मतलब है ना तो वो समांतर स्थिति में हो और ना हमारी वो क्रॉसित स्थिति में हो, ये ऐसे रखा हुआ है, आप इसको ऐसे समझिएगा, ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, देखिए, ठीक, ये कुछ ऐसे रखा हुआ है ये, ठीक, ऐसे मैंने रख दिया इसको। अब ये जो प्रकाश गुजरेगा वो कैसे गुजरेगा, इसके यहां से कुछ ऐसे गुजरेगा। कैसे गुजरेगा ये प्रकाश, यहां से ये कुछ ऐसे गुजरेगा। मान लेते हैं ये गुजर रहा है ऐसे, और थोड़ा सा डायग्राम अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इधर ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं जिससे थोड़ा समझने में मजा आए, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया और यहां पर ये क्या हो गया, अपना कंपन ये आ गया। और ये कंपन का होगा क्या, ये कंपन का आयाम होगा। आयाम को मैं लिख रहा हूं यहां पर ए से। आयाम क्या होता है, ये बात पहले ही हो चुकी है, ये अपना आयाम है, ठीक। और यहां से ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। पहले मैं आपको ये बता दूं हम लोग इसमें निकालने वाले क्या है। इसमें ये निकालने वाले हैं कि ध्रुवित प्रकाश जब इस वाले पोलराइड से गुजरेगा तो उस तरफ तीव्रता क्या होगी। तीव्रता बोले तो चमक, चमक इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी, किस प्रकार उसकी चमक निकालेंगे हम, तीव्रता कैसे निकाली जाए, उसके लिए मेलस ने एक नियम दिया था, ठीक। जिस प्रकार साधारण प्रकाश जिस पोलराइड पर आपतित होता है उसे ध्रुवक कहते हैं, और ध्रुवित प्रकाश जिस पोलराइड पर आपतित होता है उसको बोलते हैं विश्लेषक। विश्लेषक बोलते हैं उसको, ठीक, विश्लेषक बोलते हैं उसको। अब हमें क्या करना है, ये आयाम है तो इसको वियोजित करना पड़ेगा। वियोजित, इसको क्या करेंगे हम लोग, वियोजित करेंगे। कैसे करेंगे वियोजित, वियोजित करना मैंने आपको बताया था। वियोजन क्या होता है ये भी समझ लो। आप ऐसे समझिएगा जैसे हमने ये एक काम दिया किसी एक आदमी को, ये बॉक्स मान लो, कोई डिब्बा है, ये कोई व्यक्ति है, इस पर ये बल लगाता है 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का बल लगाता है, 10 न्यूटन का बल लगाता है। ये अकेला ही आदमी था। हमने क्या किया, इस आदमी को हटाया और इसकी जगह पर हम 2 आदमी लेके आए। कितने आदमी लेके आए, जितना ये काम अकेले कर रहा था हम ऐसे 2 आदमी लेके आए जो दोनों आदमी इस अकेले के बराबर काम कर रहे हैं। इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया और 2 आदमी लेके आए ये। अब 2 आदमी ये मिलके उतना काम करेंगे जितना ये अकेला कर रहा था। हो सकता है ये 6 करे, इसको 4 करना पड़ेगा। अगर एक 9 कर रहा है तो इसको 1 करना पड़ेगा। तो जो एक 10 न्यूटन वाला आदमी था ना, उसको हमने क्या करा, एक मतलब ऐसे 2 आदमियों से बदल दिया जो क्या कर रहे हैं, इनको दोनों के बराबर काम कर रहे हैं।
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन। वो 10 न्यूटन का 6 न्यूटन और प्लस 4 न्यूटन, ये क्या हो गया, वियोजन हो गया। वियोजन का मतलब होता है बांटना, और 6 और 10 का जो परिणामी हो गया वो 10 न्यूटन हो गया। ठीक, तो इसको वियोजन करेंगे हम लोग, ए को तोड़ेंगे। और तोड़ते कैसे हम लोग बता दिए थे पहले, मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे इसको वियोजित किया जाता है, ये समझिएगा। वियोजित हम लोग जिस तरफ कोण बनता है, जिस अक्ष से हम कोण लेते हैं उस तरफ क्या लेते हैं, कॉस थीटा वाला घटक, और जिस तरफ कोण नहीं बनता है उस तरफ लेते हैं साइन थीटा वाला घटक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए नॉट कॉस थीटा, और इसको मैंने बोल दिया है इसको नॉट बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा ए नॉट कॉस थीटा, और ये ए नॉट साइन थीटा, ए नॉट साइन थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरफ जो प्रकाश हमें प्राप्त होने वाला है उसमें कौन से घटक के कारण हमें ध्रुवित प्रकाश उधर प्राप्त होगा, तो वो वाला घटक यहाँ पर हम यूज करेंगे जो घटक इसकी अक्ष के समांतर होगा, है ना। और इसकी अक्ष के समांतर कौन सा वाला घटक है, ए नॉट कॉस थीटा, और ए नॉट साइन थीटा वाला जो घटक है इस पोलराइड के द्वारा ये यहीं पर रोक लिया जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो इस तरफ जो भी हमें घटक मिलेगा वो कौन सा वाला मिलेगा, ए कॉस थीटा। कौन सा वाला इधर मिलेगा घटक, ए कॉस थीटा वाला मिलेगा। इसको मान लेते हैं ये किसके बराबर है, ए बराबर ए नॉट साइन थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, ए नॉट कॉस थीटा के बराबर है, ए नॉट कॉस थीटा के बराबर है। ठीक, हम अभी इसमें पढ़े थे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो प्रकाश की तीव्रता होती है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जब समानुपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक बढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर के ए स्क्वायर। ए के यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आई बराबर के ए नॉट स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, आई बराबर ए के स्क्वायर, हम ए के स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, आई बराबर, तो यहाँ से ए के नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई नॉट, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में किसके, आई के। मतलब जो हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा उसकी जो तीव्रता होगी वो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक, आप चाहें तो इस फॉर्मूले का इस नियम का स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। मतलब जब भी कोई ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होगा तब उससे जो ध्रुवित प्रकाश होगा उसकी तीव्रता हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो आई नॉट है, ये जो आई है ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता है। यहाँ से कौन सा प्रकाश निकलेगा, निर्गत प्रकाश। निर्गत प्रकाश भी हमारा ध्रुवित प्रकाश ही होगा। ठीक, और आई नॉट क्या है, इस पोलराइड के ऊपर जो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा था उसकी तीव्रता है ये आई नॉट, ये इस वाले की तीव्रता है आई नॉट। और ये जो कॉस थीटा में जो थीटा आपको दिख रहा है ये इस वाले पोलराइड और ध्रुवक और विश्लेषक की अक्ष के बीच बना जो कोण है ये वो है। तो इसका अगर स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक पर आपतित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता और ध्रुवक और विश्लेषक की अक्षों के बीच बनी कोण के कोज्या के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। ये हमारे मेलस का नियम हो चुका है। ठीक, आप लोग इसी के नीचे से ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी के नीचे से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा मेलस का नियम हो गया यहाँ तक। आगे हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें, आप ऐसे सपोज करिएगा, यहाँ पर तीव्रता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये कोई पोलराइड है, ये पोलराइड है, ठीक है, ये पोलराइड है, और इस पोलराइड पे हमने क्या किया, ध्रुवित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश को आपतित करा दिया, अध्रुवित प्रकाश को आपतित करा दिया। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। ठीक है, तो उस तरफ जो हमें प्रकाश मिलेगा वो ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, जिसके कंपन कैसे होंगे, तल के समांतर होंगे ऐसे, क्योंकि मैंने अक्ष ऐसे रखी है इसलिए, है ना। तो ये हमारा कौन सा साधारण प्रकाश है, ये है हमारा साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश। और ये कौन सा प्रकाश है, ये है ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश है ये है ध्रुवित प्रकाश।
ध्रुवित प्रकाश। तो ये साधारण प्रकाश जब इससे पोलराइड से पास होगा तो कौन सा प्रकाश प्राप्त होगा हमें? ध्रुवित प्रकाश। तो यहां इस प्रकाश की तीव्रता और इस प्रकाश की तीव्रता में क्या रिलेशन होगा? तीव्रता बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा? ठीक है, तो इसको भी हम मेलस के नियम से ही ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपने पढ़ा था I बराबर I नॉट। ये जो आपतित प्रकाश है, यहाँ आपतित प्रकाश कौन है? साधारण प्रकाश। इसकी तीव्रता को मैं क्या बोल देता हूँ? I नॉट। और इस तरफ जो ध्रुवित प्रकाश है इसकी तीव्रता को मैंने बोल दिया I। ठीक है, I बोल दिया। तब I बराबर में क्या मुझे क्या लिखना चाहिए? I बराबर I नॉट, I बराबर I नॉट और गुणा में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर आ गया ये कॉस स्क्वायर। अब अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा क्या होगा यहाँ पर? देखिए थीटा क्या होगा, अभी जब हमारा ये केवल एक तल के कंपन थे तो ये एंगल हमने थीटा मान लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो साधारण प्रकाश होता है, अगर आपको उसकी परिभाषा पता हो तो क्या होती है परिभाषा? वह प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र के कंपन क्या होते हैं? सभी संभव दिशाओं में होते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण प्रकाश। अब जब सभी दिशा में कंपन है, जब सभी दिशा में कंपन है तो हर एक डिग्री पर थीटा का जो मान होगा यहाँ पर, जो मैं थीटा का मान यहाँ लगाने वाला हूँ, जो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर वो कुछ भी हो सकती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, जो भी हम सोच सकते हैं 1 से लेकर 360 के बीच में कोई सी भी हर एक डिग्री पर 1.1 डिग्री पर भी क्या होगा? कोई ना कोई कंपन जरूर होगा यहाँ पर। तो थीटा का मान क्या है? 1 से लेके 360 तक कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का औसत मान लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? औसत मान। अब जब मैं इसका यहाँ औसत मान लूंगा, जब मैं यहाँ इसका औसत मान लूंगा, और चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस स्क्वायर थीटा का जो औसत मान होता है ये होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो I बराबर कितना हो जाएगा? ये I नॉट बटे में 2। कितना हो जाएगा? ये I नॉट बटे में 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब किसी पोलराइड के ऊपर साधारण प्रकाश आपतित होता है तब जो ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त होता है उसकी जो तीव्रता होती है वो आपतित साधारण प्रकाश की तीव्रता से जस्ट आधी हो जाती है। आप सपोज करिए जैसे ये 100 तो इधर कितनी मिलेगी? 50। अगर ये 500 तो ये 250, अगर ये 300 तो ये 150, जस्ट आधी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा मेलस का नियम। और उसके बाद हमने ये जब साधारण प्रकाश किसी ध्रुवित किसी पोलराइड से गुजरेगा तब उसकी जो तीव्रता होती है जस्ट आधी रह जाती है। तो आगे हम लोग इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश और आंशिक ध्रुवित प्रकाश की पहचान पोलराइड से हम लोग कैसे करते हैं। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये पता चलेगा कि दिया गया प्रकाश ध्रुवित है, दिया गया प्रकाश अध्रुवित है, कि दिया गया प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित है। इसके लिए हम क्या करते हैं? पोलराइड को यूज करते हैं। पढ़ लेते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश और आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे की जाती है। और इसकी पहचान करने के लिए हम लोग पोलराइड को यूज करते हैं। पोलराइड की मदद से ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित या आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश की पहचान करते हैं। कैसे करते हैं पहचान? ये देखिए जैसे हमने क्या किया, एक प्रकाश को हमने क्या कराया? इस पोलराइड के ऊपर आपतित कराया। ये पोलराइड था हमारा, इसकी ओर हमने आपतित कराया। ठीक, ये पोलराइड रखा था। ठीक, और इस पोलराइड के ऊपर ये प्रकाश आपतित हो रहा है। ठीक, और अगर ये आपतित प्रकाश जो है जब आपतित हो रहा होगा तब हम क्या करेंगे? इस पोलराइड को घुमाएंगे। ठीक है, पोलराइड को घुमाएंगे। अगर पोलराइड को घुमाने पर इसके इस तरफ, इसके दूसरी तरफ, यहाँ इस तरफ, अगर पोलराइड को घुमाने पर, पोलराइड को हम घुमा रहे हैं और इसको घुमाने पर इधर की जो तीव्रता है, इधर की जो चमक है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि आपतित प्रकाश पड़ने पर पोलराइड को अगर यदि हम घुमाते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है तीव्रता में, प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो आपको समझ जाना है कि इधर कौन सा प्रकाश है हमारा? वो अध्रुवित प्रकाश है, साधारण प्रकाश है। क्यों होगा? क्योंकि साधारण जो प्रकाश होता है उसमें सभी दिशाओं में कंपन होते हैं। अब अगर हम इसको घुमा रहे होंगे तो इसकी अक्ष कभी ऐसे पहुंचेगी। अब अगर ऐसे पहुंचेगी तो इस प्रकाश में कम से कम एक कंपन ऐसा जरूर होगा जो हमें इस तरफ मिलेगा।
अब ऐसे पहुंचेगा तब भी, मतलब हर एक स्थिति में, हर एक पोजीशन पर इधर का जो आध्रुवित प्रकाश होगा उसमें कम से कम एक कंपन ऐसा जरूर होगा जो इस तरफ हमें प्राप्त होगा। मतलब पोलराइड को घुमाने पर हमेशा तीव्रता हमारी सेम रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। तो ये प्रकाश कौन सा होगा? आध्रुवित। और यदि इसको घुमाने पर, इसको घुमाने पर क्या हो रहा है? तीव्रता हमारी क्या हो रही है? अगर हमने इसको पकड़ के घुमाया, अगर तीव्रता हमारी क्या हो रही है? कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूं कि अब अगर यदि हम इस पोलराइड को पकड़ के घुमाएं पोलराइड को पकड़ के, इधर तीव्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है, और कभी भी जीरो नहीं होती है। तो जीरो कब नहीं होगी? तो जीरो जब नहीं होगी जब इधर प्रकाश हमारा कौन सा प्रकाश हो? आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश हो। क्योंकि आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश होता है उसमें एक दो प्रकार के कंपन होते हैं, और इधर कभी भी तीव्रता हमारी जीरो नहीं आएगी। और यदि हमने इसको घुमाने पर क्या होता है? हमने इसको जब घुमा रहे होंगे तो एक बार घुमाने में 2 बार ऐसी स्थिति जरूर आएगी जब इधर क्या होगा? तीव्रता बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और जब तीव्रता शून्य होगी तो कौन सा प्रकाश होगा? वो हमारा ध्रुवित प्रकाश होगा। क्यों? क्योंकि जब ये हमारा पोलराइड ये जब ऐसे पहुंचेगा तो बिल्कुल उधर प्रकाश नहीं पास होने वाला है, ये क्रॉसित स्थिति में आ जाएगा इसलिए। ठीक, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये हमने डाला इधर से प्रकाश और पोलराइड को घुमाया। अब पोलराइड को घुमाने के दौरान अगर दूसरी तरफ कोई भी परिवर्तन नहीं आया प्रकाश की तीव्रता में तो कौन सा प्रकाश होगा? साधारण प्रकाश, मतलब आध्रुवित प्रकाश। और घुमाने पर कभी भी तीव्रता शून्य नहीं होती है, कौन सा प्रकाश होगा? आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश। और इसको घुमाने पर एक चक्कर में 2 बार ऐसा होगा जब तीव्रता हमारी शून्य हो जाएगी। तो आपको समझ जाना है कि कौन सा प्रकाश है वो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक, और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे ये विभेद करोगे समतल ध्रुवित प्रकाश आध्रुवित में और आंशिक रूप से ध्रुवित में। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें, पहले लेते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। समतल ध्रुवित प्रकाश, आध्रुवित प्रकाश व आंशिक ध्रुवित प्रकाश की पहचान पोलराइड से की जाती है। कैसे करते हैं पहचान? पोलराइड पर आपतित प्रकाश के परिता पोलराइड को घुमाने पर यदि प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता है तो आपतित प्रकाश हमारा कैसा होगा? आध्रुवित है। यदि तीव्रता में परिवर्तन तो होता है परंतु कभी तीव्रता जीरो नहीं होती है, लगातार परिवर्तन हो रहा है बट तीव्रता जीरो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो कौन सा प्रकाश है? आपतित प्रकाश, आंशिक रूप से ध्रुवित है। यदि तीव्रता पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में 2 बार शून्य हो जाती है, 2 बार क्या हो जाती है? 2 बार यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो आपतित जो प्रकाश होगा वो क्या होगा? समतल ध्रुवित होगा। ठीक, तो ऐसे हम क्या करेंगे? इन 3 प्रकार के प्रकाशों की पहचान पोलराइड की मदद से कर सकते हैं। ठीक, इसमें पोलराइड के हम यूज देख लेते हैं कि कहाँ पर इन पोलराइड को हम लोग यूज करते हैं। पोलराइड के हम लोग उपयोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पोलराइड का जो सबसे मेन उपयोग होता है वो होता है प्रकाश की चकाचौंध को कम करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग है धूप के चश्मों में, जो सन ग्लासेस होते हैं उनमें भी पोलराइड लगे होते हैं। पोलराइड का उपयोग धूप के चश्मों में चकाचौंध को कम करने में किया जाता है। जो धूप से बचाने के लिए चश्मे लगे होते हैं उनमें उनके लेंस के आगे क्या लगे होते हैं? पोलराइड लगे होते हैं, जिससे कि क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी तीव्रता आधी हो जाती है, चकाचौंध कम हो जाती है। दूसरा ऑटोमोबाइल्स जितनी भी हमारी गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स, वाहन, उनको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। पोलराइड का उपयोग वाहनों की हेडलाइट और विंडो स्क्रीन, हेडलाइट और विंडो स्क्रीन में दोनों में जो हमारे पोलराइड लगे होते हैं वो 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। विंडो स्क्रीन में किया जाता है जिससे कि विपरीत दिशा में आने वाली गाड़ियों के प्रकाश की चकाचौंध को हम क्या कर सकें? कम कर सकें। ठीक है, तो चकाचौंध को कम करने के लिए पोलराइड यूज होते हैं। नंबर 2, कैमरे में जो हमारे फ़ोन के कैमरे होते हैं उनके आगे भी लगे होते हैं पोलराइड, जो क्या करते हैं? फिल्टर वगैरह लगाने में मदद करते हैं। आगे है 3D मूवियाँ जो होती हैं उसको हम एक विशेष प्रकार का चश्मा पहन के देखते हैं, तो दोनों चश्मों के लेंस में अलग अलग पोलराइड लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो दृश्य चल रहा होता है उससे जो प्रकाश आता है वो अलग अलग दिशा से आता है, जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो चीज़ जो है
उसकी हमें बैक साइड भी दिख जाती है, सभी भुजाएं स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या पोलराइड के उपयोग। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं और ये चैप्टर फिर हमारा फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पोलराइड ए तथा पोलराइड बी क्रॉसित स्थिति में रखे हैं। पोलराइड ए पर 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का आध्रुवित प्रकाश आपतित है। यदि पोलराइड बी को 30 डिग्री घुमा दिया जाए तब हमें यह बताना है कि पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब ऐसे सपोज करिए ये अपने पास एक पोलराइड है, ये पोलराइड ए है। कौन सा? ये पोलराइड ए, और यहाँ पर क्या रखा है? पोलराइड बी। ये है पोलराइड बी, और इस कंडीशन में ए और बी क्रॉसित स्थिति में रखे हैं। तो क्रॉसित का मतलब क्या होता है? अगर एक पोलराइड की अक्ष ऐसे है तो दूसरे की अक्ष हमें कैसी लेनी पड़ेगी? ऐसी लेनी पड़ेगी अक्ष। ये दोनों हमारे किस स्थिति में आ गए? ये आ गए हमारे क्रॉसित स्थिति में। ठीक है, रखे हैं पोलराइड ए पर 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का आध्रुवित प्रकाश आपतित है। ए पर ये आपतित हो रहा है आध्रुवित प्रकाश, ये वाला। इसको ऐसे करेंगे ना प्रदर्शित, ये आध्रुवित प्रकाश है और इसकी तीव्रता हमें दे रखी है कितनी? 100 वाट मीटर स्क्वायर। अब जब ये इधर से इधर गुजरेगा तो ये ऐसा वाला प्रकाश बन जाएगा, ध्रुवित प्रकाश बन जाएगा, है ना? ध्रुवित प्रकाश बन जाएगा। अगर मैं इसकी तीव्रता की बात करूं, इस वाले प्रकाश की तीव्रता की बात करूं, तो ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है इसकी जस्ट आधी रह जाती है। मतलब कितनी? 50, जिसको क्या मानेंगे? मानेंगे नहीं, मतलब 50 का आधा, आधी हो जाती है जस्ट तीव्रता। अभी हमने निकाली थी वाट मीटर स्क्वायर, जस्ट आधी हो जाती है तीव्रता। अब अगर हम यहाँ से आगे के लिए बात करें तो ये क्रॉसित स्थिति में रखे हैं, तो इससे इस समय प्रकाश की तीव्रता हमारी 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। अभी तो 0 है, लेकिन उसने ये बोला यदि हम इसको पोलराइड बी को 30 डिग्री घुमा दें तो घुमाने पे देखिए क्या होगा। इसको घुमाने पे देखिए क्या हो जाएगा इसका। ये वाला ए वाला पोलराइड हमारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक, इससे हमारा ये जो प्रकाश यहाँ पास हो रहा था ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर जो ये प्रकाश प्राप्त होगा ये वाला, इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी? ये आपकी 50 हो जाएगी। और अगर हम इसको पकड़ के 30 घुमा दें, कितना घुमा दें? 30 घुमाएंगे तो इसकी अक्ष जो अभी ऐसी थी ये ऐसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अक्ष? थोड़ी सी ऐसी, ये कुछ ऐसे हो जाएगी इसकी अक्ष। देखिए कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी इसकी अक्ष। ठीक, तो ये हमने कितना घुमा दिया इसको? 30 डिग्री। कितना घुमा दिया? 30 डिग्री घुमा दिया पकड़ के। लेकिन हमें ये जो एंगल इसमें लगाना होता है मेलस के नियम से, मेलस के नियम से, तो क्या होता है फार्मूला? I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये जो थीटा होता है ना, ये ध्रुवक और इसके बीच का कोण होता है। मतलब ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये वाला। टोटल 90 होता है, जिसमें 30 घुमा दिया तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो मुझे क्या लगाना चाहिए? I नॉट कितना है? 50, और ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा ये 50, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 हो गया, तो ये 50 गुणा 1/4, इसको काट देंगे तो ये 12.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये हमारा क्या है? इसका आंसर है। ठीक, तो 30 डिग्री घुमाया था इसको, तो एंगल जो है इन दोनों की अक्षों के बीच कितना बचेगा? 60 बचेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? मेलस के नियम से आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि उसके वैद्युत क्षेत्र के कंपन पोलराइड की संचरण दिशा से 30 डिग्री कोण बनाती है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए पोलराइड पर ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है ये कौन सा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है। कौन सा है? ध्रुवित प्रकाश है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? सिंपली मेलस का नियम लगा देंगे। किसका नियम लगा देंगे? मेलस का नियम। ये हमारा मान हो जाएगा I नॉट का, कितना है ये? 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, और इसमें किस कोण पर है ये? 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। मेलस के नियम से सिंपली हम इसमें मेलस का नियम लगा देंगे। मेलस के नियम से क्या होता है? मेलस का नियम I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। I नॉट की वैल्यू है यहाँ पर 8, और कॉस की जगह कॉस रहेगा, थीटा की जगह पर 30 हो जाएगा ये 8,
और यहाँ पर cos 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2, √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 8 गुणा 3 बटे में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी 6 वाट प्रति मीटर स्क्वायर इसकी तीव्रता हो जाएगी। ठीक, ये सिंपल नियम क्वेश्चन था बिल्कुल मेलस के नियम पर। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। सवाल है, एक पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 30 डिग्री के कोण पर गिरता है। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितनी गुनी होगी। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, ये पोलेराइड है, ठीक, और इस पोलेराइड पर जो भी हमारा प्रकाश गिरता है वो इसकी अक्ष से कितने कोण पर गिरता है, ये गिरता है 30 डिग्री के कोण पर। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक, 30 डिग्री के कोण पर ये प्रकाश हमारा गिरता है। तो जो प्रकाश यहाँ आपतित हो रहा है ये कैसा है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो इधर की तीव्रता मैं क्या मान लेता हूँ प्रकाश की, I0, और जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है उसको क्या बोल देते हैं, I। जब इस पे समतल ध्रुवित प्रकाश गिर रहा है तो हम यहाँ से क्या लगा देंगे, मेलस के नियम से। किसके नियम से, मेलस के नियम से। ये आपतित है, याद रखिएगा, आपतित प्रकाश है ये, और ये निर्गत है, ये हमारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 और निर्गत की I। तो मेलस के नियम से लगा देंगे। यहाँ क्या होता है नियम, I बराबर I0 और यहाँ cos स्क्वायर 30 हो जाएगा। वैसे थीटा होता है, थीटा कर लो पहले, और ये क्या हो जाएगा, I बराबर I0 और cos थीटा की वैल्यू कितनी लगा देंगे, यहाँ पर 30 लगा देंगे वैल्यू। तो I बराबर I0 और cos 30 की जो वैल्यू होती है हमारी √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2, इसका स्क्वायर है। तो I बराबर कितना आ जाएगा, ये I0 और ये हो जाएगा 3/4। हमें यहाँ बतानी है निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो कि I है, आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी है, I0। इसके बताना है, इसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है परसेंटेज। यहाँ कितना बचेगा, 3/4, ये अनुपात आ गया। परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 25 चौका 100, तो 25 3 75, यानी 75% निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 75%। ठीक, तो चौथा सवाल हम लोग इसमें करते हैं। चौथा सवाल है हमारा इसमें, एक पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुवण दिशा से 60 डिग्री के कोण पर गिरता है। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से के कितनी गुनी होगी। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा हमने अभी किया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो मेलस का नियम लगाएंगे, मेलस डायग्राम में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम है, मेलस के नियम से सीधा इसमें मेलस का नियम लगा देते हैं। मेलस के नियम से क्या होता है, मेलस का नियम, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगी निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ये है आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो I बराबर I0 और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है, इस बार 60 हमें दे रखी है। तो ये हो जाएगा I बराबर I0 और cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो ये हो जाएगा I बराबर I0 और 1/4। तो हमें बतानी है निर्गत बोले तो I, और किससे, आपतित से बोले तो I0 इक्वल टू 1/4। तो ये अनुपात निकल के आ गया। हमें क्या करना है, 100 से गुणा कर देनी है। तो 25 चौका 100, तो कितना आ गया परसेंटेज, 25% तीव्रता उसकी हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारा 5वां लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, दो पोलेराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 45 डिग्री का कोण है। यदि पहले पोलेराइड पर साधारण प्रकाश आपतित हो तो दूसरे पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितनी प्रतिशत होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें दो हमारे पास पोलेराइड है, एक पोलेराइड ये है और एक पोलेराइड ये है, और ये दोनों जो पोलेराइड हैं ये इस प्रकार रखे गए हैं, इनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है ये कितना है, ये एंगल हमारा कितना है, ये 45 डिग्री का कोण है। कितना कोण है, ये 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ये वाला जो पहले वाला पोलेराइड है इसके ऊपर हमारा साधारण प्रकाश आपतित होता है। कौन सा प्रकाश, साधारण प्रकाश। ठीक, ये साधारण प्रकाश आपतित होता है। तो इधर हमें कौन सा मिलेगा, ध्रुवित प्रकाश मिलेगा ना, ये इधर हमें ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। अगर ये I0 है तो ये जस्ट आधा हो जाता है I0/2,
और यहाँ से अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा किसका नियम, मेलस का नियम। तो आगे हम लिख देंगे इसमें मेलस के नियम से, मेलस के नियम से क्या होता है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई की जगह पर आई रहेगा, आई नॉट की जगह पर क्या लगा दूंगा मैं, इस पर आपतित प्रकाश कौन है, आई नॉट बटे में 2, ये हो गया कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45, लगा देते हैं यहाँ पर, आई बराबर आई नॉट बटे में 2, और ये हो जाएगा 45 का मान 1/√2, और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, आई बराबर आई नॉट बटे में 2, और ये हो जाएगा 1/2, तो 2 दूनी 4, आई बराबर आई नॉट बटे में 4। हमें बतानी है आपतित और निर्गत क्या, तो आई बराबर आई बटे में ले आते हैं हम लोग क्या, आई नॉट, इधर रह जाएगा 1/4। ये अनुपात आ गया, बट हमें परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, तो 2500 का कितना हो जाएगा, ये 100, तो कितना आ जाएगा ये 25%। ठीक, तो ये हो गए हमारे पोलराइड पर आधारित सवाल, मेलस के नियम पर आधारित सवाल। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कहीं पर तो आप पूछ सकते हैं इसको। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। अब हमें इसमें जो है चैप्टर 11 डिस्कस करना है, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब तक जितना भी हमने इसमें पढ़ा था, ये प्रकाश को हमने तरंग माना था, मतलब वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे थे, प्रकाश को तरंग मान के जो घटनाएं हम पढ़ रहे थे, ये ध्रुवण व्यतिकरण ये सब पढ़ा था हमने इसमें। और चैप्टर 11 में हम प्रकाश की कण प्रकृति को समझेंगे, क्या होता है, कैसे का कॉन्सेप्ट है उसका, वो चैप्टर 11 के अंतर्गत आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।